हमारा पास जो टॉपिक बोला है आगे में वो कहा है कि मानव पूंजी निर्माण, मतलब जो इंसान है वो अपने आप को जो निर्माण कर रहा है अपने अंदर का पूंजी को, अथवा मानवीय साधनों का विकास कैसे कर रहा है, कैसे हो रहा है, वो आदमी अपने आप को विकास कर रहा है, मानव पूंजी को और ठीक कर रहा है, उसके लिए क्या क्या चीजें का जरूरत है। अब अगर इतना व्यक्ति कर ले तो उसको अंदर में दिमाग इतना स्ट्रांग हो जाता है, इतना समझदार हो जाता है, कोई भी काम बिना किसी के कर सकता है। वो मेंटली इतना स्ट्रांग रहेगा शारीरिक रूप से सब जगह से कि उसको सब कुछ आसानी से कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो, उसको हम लोग पीछे नहीं कर सकते, हरा नहीं सकते हैं। अगर ये पॉइंट्स को समझ गया और इसको पालन कर लिया तब ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम मानते हैं इस चीज को। मानव पूंजी निर्माण कैसे निर्माण करेंगे, या तो फिर मानव पूंजी साधनों का विकास कैसे करें, जो हमारे मानव पूंजी है उसका साधन क्या क्या है और हम उसको कैसे विकास करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इनका साधन का नाम देते हैं। मानव का साधनों के रूप में परिवर्तन, परिवर्तन करने के लिए मानव के साधनों का परिवर्तन करने के लिए हमको क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे नंबर 1 पर शिक्षा, स्वास्थ्य, मतलब रोग बीमारी नहीं होना चाहिए शरीर में, प्रशिक्षण आपको मिलना चाहिए उसके बारे में, ट्रेनिंग्स वगैरह। सूचना तकनीक, आपको नया नया जो टेक्निक निकल रहा है सूचना से रिलेटेड उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और नया नया टेक्निक का भी इस्तेमाल करना चाहिए जो आज के ज़माना में मार्केट में आ रहा है। अगर आप इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो मानव संसाधन के रूप में आप परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि अपने आप को परिवर्तन करेंगे और जब परिवर्तन होगा तो हम एक बेहतर आदमी, सीधी सीधी नॉर्मल आदमी से उठ करके एक साइड आदमी में आ जाना, एकदम अकेले सिंपल और एकदम धांसू आदमी। तो जस्ट ये चीजें नहीं रहेगा तो आप भी वही रहेंगे जो लोग हैं अभी समाज में, समूह में जो है भीड़ में भेड़ चाल टाइप में, वैसा ही रहोगे। और अगर ये सब चीजें आ गया, तुम शिक्षित हो गया और तुम अपना शरीर पर ध्यान दे दिया, हेल्थ, और प्रशिक्षण ले लिया कोई चीज के बारे में, ट्रेनिंग कि हमको ये चीज करना है, इसमें हम महारत हासिल करनी है कि हमको जिंदगी में यही काम करना है। सपोज दैट हम पढ़ा रहे हैं, हमको पढ़ाना ही है, अब हम इसी में ट्रेंड हो जाएंगे। पढ़ाई से रिलेटेड जो भी कुछ सूचना रहेगा, तकनीक रहेगा, हम उसका भी इस्तेमाल करेंगे। शिक्षा तो है ही भाई रे, अशिक्षा और पढ़ भी रहे हैं, जो भी अपना सेल्फ स्टडी और स्वास्थ्य इस पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो ओवरऑल तुम एक भीड़ वाला आदमी में से एक अलग आदमी में बदल जाओगे, एकदम बेहतर आदमी में। तुम्हारा दिमाग इतना अच्छे से काम करेगा कि तुमको कोई चीज का टेंशन नहीं रहेगा कि दुनिया में कितना पैसा कमाना है, क्या करना है। तुम जानते रहोगे कि मेरे पास तो सब कुछ है, बस हम एक कदम उठाएंगे हम कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि तुमको सब चीज ऑटोमेटिक अंदर से कॉन्फिडेंस झलकने लगेगा। तो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये तो पहले भी बात किए हैं थोड़ा सा, लेकिन डेफिनेशन के रूप में नहीं किए हैं। पूंजी के दो रूप होता है, ये हम लोग जानते हैं, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी। तो भौतिक पूंजी में क्या समझते थे, जो अपना खुद का संपत्ति हो, ट्रैक्टर्स वगैरह हो, घर में गाड़ी हो, जमीन जायदाद, घर बंगला जो भी हो, वो सब चीज को हम लोग समझ लेते हैं सर कि ये मेरे पास में भौतिक पूंजी है, संपत्ति है, वो है। लेकिन उससे आप स्ट्रांग नहीं है। आप बीमार पड़ेंगे तो वो आपको काम नहीं देगा ना। आपको शरीर को हेल्थ रखने के लिए आपको खाना पीना इन सभी चीजों पर ध्यान देना होगा। मशीन तो बेचारा पड़ा रहेगा अपना, आपको मदद भले ही कर सकता है धन संपत्ति बना के देने में, लेकिन फिर आप उसका क्या करेंगे जब शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, तो फिर धन संपत्ति का क्या करेंगे। और एक होता है मानव पूंजी, आप इसको बेहतर कर लेंगे। इसके बारे में हम पीछे में भी बताए थे। अगर आप मानव पूंजी को बेहतर करते हैं, भौतिक पूंजी अपने आप आता है। ये 100% मेरे तरफ से तो एकदम ट्रूथ है, मेरे तरफ से 100% ट्रूथ, मतलब सही है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को ही नहीं विकास करेगा, उसके पास में पैसा कहाँ से आएगा, गाड़ी घोड़ा कहाँ से आएगा, बंगला कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा ये सब चीजें। जो व्यक्ति अपने ऊपर ध्यान देता है, अपने को एजुकेट करेगा, अपने को स्ट्रांग बनाएगा, खाना पीना से ध्यान देगा, नया नया जो टेक्निक आता है उसको सीखेगा। अब मार्केट में कुछ भी नहीं आ रहा है, तुमको पता नहीं है, आदमी जो जानता है वो आगे जाएगा, तुम वहीं को वहीं रह गया। अभी अगर हम लोग पुराना जमाना की बात करें, हम लोग के दादा दादी मम्मी पापा ये सबके, तो उस टाइम में मोबाइल नहीं था, गैस नहीं था। अभी गैस देखने से डर जाते हैं कि अरे जलाइयो कैसे, जला दे गैस को, हर चीज तो तब ऐसे बोलते हैं। मोबाइल में भी फोन लगा बोलोगे तो नहीं लगेगा। इंसान को ऑटोमेटिक अपडेट होना चाहिए सिस्टम के अनुसार, जैसे जैसे जमाना चेंज हो रहा है आपको भी चेंज होते रहना चाहिए। टेक्निक्स जो भी निकल रहा है उन सब का इस्तेमाल करते रहना चाहिए।
यानी कि भौतिक पूंजी तो जो बन करके रखा है वो उसी पड़ल रहेगा, लेकिन मानव पूंजी में हम समय के अनुसार चेंजेस कर सकते हैं। और जब हम समय के अनुसार अपने आप को बदलते रहेंगे तो हम पीछे कैसे रहेंगे? हम तो साथ ही चल रहे हैं ना सबके, तो पीछे कैसे? पीछे कौन लोग रहेगा? जो अपने आप को नहीं बदल रहा है, बस वही रोज जाना उठना और चपड़ा मट्टी चलाना, फैक्ट्री जाना, उतना से ज्यादा नहीं कर रहा है, तो वो तो फिर बुढ़ारी तक वैसे करते रह जाएगा। ऐसा तो कर नहीं रहा है भाई कि 1 घंटा हम रोज स्टडी कर रहे हैं और फिर दूसरा अच्छा काम करेंगे, फिर उसके बाद ये वाला काम से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा कौन कर रहा है? हम तो किसी को नहीं देखते हैं, सोचते हैं ना ही मेरे घर में किसी का गार्जियन ऐसा नहीं सोचते हैं कि थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, और जैसे ही मौका मिलेगा वहां से पैसा कहीं और इन्वेस्ट करके थोड़ा अच्छा खासा पैसा कमाने लगेंगे। ऐसे तो दिमाग ही नहीं लगा रहा है, और दिमाग जब तक नहीं यूज करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? ठीक है ना? तो इन सब दोनों के बारे में यहाँ डेफिनेशन है। भौतिक पूंजी, ये भौतिक पूंजी क्या है? उत्पादन बढ़ाने के लिए जब हम लोग मशीन, औजार, उपकरण, फैक्ट्री, इमारतें, कच्चे माल इत्यादि का उपयोग करते हैं तो ये भौतिक पूंजी कहलाता है। हम लोग तो ऐसा भी करते हैं भाई, खेती बाड़ी करना है तो मशीन औजार इन सब का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी उपकरण मोटर्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई फैक्ट्री चला रहा है तो वो फैक्ट्री का इस्तेमाल करता है। कोई लोग बंगला रेंट पर दे देता है 5 लाख में, 5 साल 10 साल के लिए, जो भी देता है वो बना करके अपना देता है, तो वो सब उसका भौतिक पूंजी है, उससे पैसा उसका आते रहेगा जब तक के लिए वो दिया है। लेकिन मानव पूंजी में सर आपको बेहतर से बेहतर करना है। ऐसे ही इसका डायलॉग देखो कि मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करिए, ऐसे करके कुछ है डायलॉग। तो जस्ट वही चीज यहाँ पर थोड़ा सा याद आ गया कि मानव पूंजी सर जब ज्ञान कौशल के द्वारा, याद रखिए ज्ञान कौशल के द्वारा, मतलब आपके अंदर जो ज्ञान है, आपके अंदर जो टैलेंट है, कौशल माने कि जो आपके अंदर टैलेंट दिख रहा है, यार हम इस चीज में ज्यादा मास्टरी कर ले, हम ये चीज ज्यादा जानते हैं, हमको नहीं पढ़ाने आता है, हम नहीं जानते हैं पढ़ाना, लेकिन हम कुछ तो जानते हैं जो बढ़िया है। तो जो आपके अंदर बढ़िया है, हम लैपटॉप चलाना जानते हैं, हम कुछ भी काम कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक से चीजें में ये बहुत ज्यादा कर सकते हैं, लैपटॉप से रिलेटेड में बहुत ज्यादा कर सकते हैं। आपके अंदर वो कौशल है, ज्ञान है, टैलेंट है, तो उसके द्वारा मनुष्य का उपयोग किया जाता है, तो यह मानव पूंजी कहलाता है। मतलब सर उसका ज्ञान और उसका कौशल के वजह से उसका इस्तेमाल हो रहा है। आप टैलेंट है, आप बलवान हैं, आप बॉक्सिंग लड़ रहे हैं, तो आपके बॉडी के वजह से आपके साथ में लड़ रहा है, अपने आप को ट्रेन किए, आप बेहतर बना लिए, आप इतना शिक्षित हैं कि आप दूसरों को नॉलेज दे रहे हैं, तो आपका उपयोग हो रहा है, मनुष्य का उपयोग किया जा रहा है, तो ये हुआ मानव पूंजी। जितना बेहतर हो सकता है अपने आप को बेहतर करो, क्योंकि अपने आप को बेहतर करने से बाकी सब चीजें मिल जाता है, और उसमें सर ज्ञान और अपने एगो कौशल जरूरी है। आज के जमाने में अगर जिसके पास में थोड़ा भी नॉलेज नहीं है और थोड़ा भी अपने ऊपर में कोई भी एक चीज पर महारत हासिल नहीं है, तो फिर वो कोई काम का नहीं है। जब वर्णिका पढ़ाएंगे ना तो वर्णिका में भी इन सभी इनमें से कुछ चीजों का जिक्र करेंगे, उसमें भी ये चीज का बात किया गया है, कौशल के बारे में वर्णिका में भी बात किया गया है, थोड़ा सा समझाएंगे उस टाइम में आएंगे तो। उसके आगे बात करते हैं कि चलिए सर मान लेते हैं कि मानव पूंजी बेहतर है भौतिक पूंजी से, मानव पूंजी बना लेंगे, बढ़िया कर लेंगे अपने आप को, भौतिक पूंजी लाने का क्षमता हो जाएगा। लेकिन स्रोत क्या है? कैसे हम मानव पूंजी को बेहतर करेंगे? क्या क्या चीज इसके लिए जरूरत पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा हमको जिससे हम बेहतर हो जाएंगे? और जब हम बेहतर हो जाएंगे तो कोई भी चीज को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, खींच सकते हैं, मेहनत करके ला सकते हैं, सीधी सी बात है। तो इन सभी चीज के लिए यहाँ पर हम लोग का ऐसे तो 8 है, लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकता है समय के अनुसार में। पहला चीज है सर भोजन। मानव पूंजी के स्रोत का पहला चीज भोजन, क्योंकि हमको जिंदा रहने के लिए खाना का जरूरत पड़ता है, खाना ही नहीं रहेगा तो हम मर जाएंगे ना, तो पहला जरूरत हमको क्या हो गया? भोजन। फिर उसके बाद में वस्त्र, कपड़ा। जब हम लोग को भोजन मिल जा रहा है, ठीक है, अब ठंडा गया है तो घूम तो नहीं ना सकते उघार गंजी पर। इंडिया में इतना मौसम चेंजेस है, तो मौसम के अनुसार से हमको कपड़ा भी पहनना पड़ेगा, नहीं तो ठंडा लग जाएगा, फिर तबीयत खराब हो जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे। ठंडा की वजह से आदमी का डेथ भी हो जाता है। तो सबसे पहला चीज है मानव पूंजी का इम्पोर्टेंट चीज, पहले खाना कैसे जुटा लेना है। खाना तो मिल ही जाता है भाई, कपड़ा लत्ता भी थोड़ा मिल ही जाता है हम लोग को, उतना तो पेरेंट्स के पास जिम्मेदारी है। वो आवास, रहने के घर, वो भी पेरेंट्स का दिया हुआ है।
क्योंकि हम लोग जहाँ पैदा हुए हो वो उनका कर्तव्य बनता है कि मेरे पास में इतना चीजें उसको देना है, लेकिन कहाँ कमी करते हैं देने में वो भी मिलेगा। यहाँ से कमी होना चालू हो जाता है स्वास्थ्य से। ये तीन चीजें जो हम पहले भी बोलते आ रहे हैं कि मनुष्य के तीन ही चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रोटी कपड़ा मकान। रोटी मैंने भोजन, कपड़ा मैंने वस्त्र पहनने के लिए और आवास रहने के लिए घर, मौसम के अनुसार बारिश आ गया बाहर ठिठुरते रहेंगे, ठंडा आ गया तो बाहर रहेंगे रात भर। तो इन सब चीजों के लिए ये चीज चाहिए और ये तुमको माता पिता ही दे देंगे। जब बाल बच्चा को पैदा करेंगे ना तो ये सब चीजें उनके पास होगा ही होगा। रोटी कपड़ा मकान वो तीन चीज दे देते हैं परमानेंटली, लेकिन इससे आदमी नहीं उतना बढ़ेगा। आप जिंदा रह लिए हैं, सरवाइव कर लिए हैं, मतलब ऐसे खड़ा है जिंदा है, लेकिन आप सोचते हैं ना कि हम मतलब आसमान में उड़ेंगे, तो ये तीन चीज से नहीं होगा। आप सोचेंगे ना कि हम सबसे अलग दिखेंगे, हमारे पास बहुत ज्यादा संपत्ति होगा, बहुत बड़ा आदमी बनेंगे, तो ये तीन चीज से आप नहीं रहेंगे। आप खाली रहने के लिए कोई छत है, पहनने के लिए कपड़ा है और खाने के लिए भोजन है, तो भोजन तो भाई शरीर को जिंदा रखने के लिए है, लेकिन आप क्या बेहतर भोजन खा रहे हैं या क्या खा रहे हैं, ये मिल भी रहा है घर में कि नहीं, वो भी एक प्रॉब्लम है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो कैसे फिर बढ़ेंगे? खाना पीना मिल गया तो ये तो फिर आदिम मानव वाला जिंदगी हो जाएगा। वो भी तो खाता था ना कुछ जानवर वगैरह मार के, और फिर वो भी कपड़ा उपड़ा नहीं था तो छाल पहनता था, और वो अपना लाइफ जिया, इन्होंने घुस करके रहा पेड़ उड़ के नीचे में, जैसे भी रहा रहा, वो तो लाइफ जी लिया। लेकिन क्या उसके वजह से विकास हुआ इतना, या तो धीरे धीरे आदमी अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया तब विकास हुआ। और आज जो आदमी हवाई जहाज से हवा में उड़ रहा है, कैसे उड़ रहा है, ये चीज की वजह से तो बिल्कुल नहीं। और ये चीज सब लोग दे देते हैं, और एकरों में भी बड़ी कटौती करते हैं, सबके मम्मी पापा बढ़िया चीजें नहीं दे पाते हैं। इसलिए बाल बच्चा ये शादी ब्याह करने से पहले ये चीज भी सोच लेना कि हमारे पास में ये सब चीजें का व्यवस्था करे, ताकि बाल बच्चा को दिक्कत ना हो। लेकिन यहाँ से कटौती होने लगता है स्वास्थ्य से। बहुत सारे घर में हम देखे हैं, अपने ही गांव में देखे हैं बहुत सारे घर में, कि जब बच्चा बीमार पड़ेगा तो इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाएंगे, कहेंगे ना कि पैसा ज्यादा खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, इतना दिन के 2 दिन के खाना का पैसा चल जाएगा, ऐसे सोचते हैं। और फिर वही कोई नहीं होता है टोने टोटका जैसा, कि ऐसे कर दे, मिचाई के करके इसे दिखा दे, फेंक दे, फिर लेम्बो करके फेंक दे, पत्ता उत्ता रख दे, तबियत ठीक हो जाता है। ऐसे कर करके बाल बच्चों को रखते हैं, तबियत बीमारी और बढ़ा देते हैं। फाइनली बाद में धीरे धीरे करके कष्ट के बाद में ठीक हो ही जाता है, लेकिन काफी लॉन्ग टाइम लगता है। अगर वैसन सिचुएशन में बेहतर से इलाज नहीं कराया जाए तो जान भी जा सकता है। रिस्क नहीं लेना है, लेकिन लोग ऐसे कर देते हैं, और यहाँ से कटौती होने लगता है। जहां से इंसान को जरूरत है आगे बढ़ने का, तो वहीं पर जाके साथ छूट जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है शिक्षा। ये कोई भी गरीब आदमी के बाल बच्चा की मम्मी जो है ना, गरीब लोग, वो शिक्षा नहीं देना चाहते अपने बाल बच्चे को, चाहते हैं कि पैसा बर्बाद हो रहा है, ओखनी पढ़ लिख के कोई कर ले क्या। ये बात हम भी मानते हैं, ठीक है ना, ये चीज के हम भी सहमत हैं कि दूसरा लोग पढ़ के कुछ कर लिया। अब पॉइंट ये है कि जो लोग पढ़ लिख करके कुछ नहीं किया है, इसका मतलब वो पढ़ा लिखा है ये नहीं है। सीधी सी बात हम मानते हैं, यही चीज मानते हैं। वो शायद क्लास जाता होगा डिग्री लेने के लिए, या तो फिर कहलाने के लिए कि हम 10th पास है, 12th पास है। दिमाग का विकास नहीं हुआ होगा, क्लास में सुनता नहीं होगा, कोई बुद्धि इस्तेमाल ही नहीं किया वो अपना लाइफ में कहीं पर नहीं, तो हम उसको पढ़े लिखे नहीं कह सकते हैं, चाहे वो टीचर ही क्यों ना हो। और हमेशा कहेंगे कि सरकार हमको नौकरी देंगे। आप एक टीचर है, आपके पास बहुत ज्यादा बुद्धि होना चाहिए, और आपको कभी भी भीख नहीं मांगना चाहिए कि भाई रे हमको सरकार नौकरी दे देगा। आपके पास इतना क्षमता हो गया टीचर होकर के कि आपको कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन किसी से मांगिए मत, आप अपना दिमाग लगाइए, क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन यहीं से नहीं मिलता है, और हम लोग को भी उतना ढंग से शिक्षा नहीं मिला है। तो जब शिक्षा नहीं मिला है तो थोड़ा दिमाग तो खुल ही गया ना इतना कि सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। तो हम पढ़ाई लिखाई से बंद है, मेरा पढ़ाई लिखाई सब बंद है, लेकिन फिर भी हम सेल्फ स्टडी पर इतना ध्यान देते हैं कि हम उसी से कुछ भी कर सकते हैं। और पापा ही सभी बोलते हैं कि नौकरी करो, ये करो, वो करो, हमको एकदम इंटरेस्ट नहीं है, हम अपने दम पर रहना चाहते हैं। हम किसी से शिकायत नहीं करते हैं कि सरकार नौकरी नहीं देता है, ये नहीं देता है, क्यों करे। अगर हम शिकायत किए मतलब हमारा में फॉल्ट है। आप पढ़े हैं तो आप कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं अपना दम पर, आप क्यों दूसरे से गिड़गिड़ाते रहते हैं। लेकिन लोग इसको गलत मतलब निकाल दिया है, शिक्षा का गलत मतलब निकाल लिया है अभी के जमाने में, कि यार यार पढ़ लिख के कोची कर ले, न पढ़े उतना तो कोची कर, न पढ़ो उतना जो बाहर कमाए, पैसा बनता नहीं 10-10 हजार हर महीने के, पढ़ लिख के कोची करने में रोज पैसा दे पड़ा है और ये हो जाता है। और सबके तो देखते कोई कुछ करवे नहीं कर रहे थे।
ऐसे लोग बोलते हैं, जो कि एक गलत नियम है। जब तक आपको शिक्षा ना मिले, पैसा आवे ना आवे, लेकिन आप पैसा लाने लायक तो बन ही जाएंगे अगर आप बेहतर शिक्षा ले लेते हैं तब। ऐसा नहीं है कि क्लास में जाते हैं, हंगामा करते हैं, फिर घर आ जाते हैं और पूरा साल 2 साल ऐसा ही चला गया, हम कुछ नहीं सीखे। और जब जरूरत पड़ेगा तब कहोगे यार इस जमाने के मास्टर पढ़े क्या ला, ऐसे करोगे। उन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं रहेगा। हम एक वीडियो डाले हैं और वो इकोनॉमिक्स वाला ही था, उसमें जो पढ़ा रहे थे ना, पांचों साधन वाला, उस वाला में जो चीज़ हम सीखे हैं, हमको तो पढ़ाया ही नहीं गया था और हमको नहीं पता था, इसलिए हम उसमें थंबनेलों में लिख दिए हैं कि हमको नहीं पता है, हम नहीं पढ़े जो भी लिखे हैं। लेकिन ये रियलिटी है कि हमको नहीं पढ़ाया गया है ये सब चीज़ें जो अभी तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं। मेरा कोचिंग में नहीं चलता था, स्कूल में नहीं चला है उतना डिटेल में, जितना हम एक्स्ट्रा समझाने लगते हैं हर चीज़ों को इधर से लाकर उधर। ये बहुत जरूरी चीज़ है और यही टीचर नहीं समझाते, आते हैं थ्योरी लिखो जी, हाँ ये एग्जाम में आ गया। थ्योरी से एग्जाम में आने से क्या मतलब है? एग्जाम तो दुनिया में इतना आदमी दे रहा है, लेकिन कौन कामयाब हो रहा है पढ़ाई से? आपको पढ़ाई का रुख मोड़ना पड़ेगा, थोड़ा अलग तरीका से बच्चन को समझाइए ताकि उन्हीं के लाइफ से रिलेटेड बात हो जाए और लेकिन उनको लगे कि हाँ यार पढ़ने से तो फायदा बहुत है। लेकिन ऐसा नहीं समझाने से ही लेकिन लोग नहीं पढ़ता है, ठीक है ना। तो ये चीजें था शिक्षा। और उसके बाद में प्रशिक्षण। प्रशिक्षण मतलब सीधा सीधी है कि सर कौशल से रिलेटेड, मतलब कि हमको अपना कौशल पर अपने खुद के ऊपर में उस पॉइंट को ढूंढना है। किताबी वाला ध्यान में मत रहिएगा कि हमको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वो चीज नहीं। किताबी ज्ञान का मतलब ही नहीं है प्रशिक्षण से। आपके अंदर से जो आवाज आता है, जैसे सपोज देखिए क्रिकेटर बनना है, फुटबॉलर बनना है, अब आपके अंदर से वो आवाज आ रहा है और किसी को लगता है कि हम सर आईपीएस बनेंगे, हम तो मोदी सरकार बन जाएंगे, हम प्रधानमंत्री की जगह लेंगे। जिसको जो लगता है अंदर से, उस चीज पर आपको इतना ध्यान दे देना है ना, मतलब अपने आप को इतना ट्रेंड कर देना है, प्रशिक्षण कर देना है कि आपको वो मिल जाए। लेकिन लोग ये भी नहीं करते हैं। यहीं से जो रास्ता कटा ना, इसके बाद रास्ता खुलता ही नहीं है सबकी जिंदगी में। किसी किसी के माता पिता समझदार हैं, शिक्षित हैं, छोड़ देते हैं बाल बच्चों को, जाओ पढ़ो लिखो जे करने करो, अपने आप में जो टैलेंट है उसको निखारो जितना बेहतर कर सकते हैं। सूचना तकनीक जो आज के ज़माने में नया-नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, उन सब चीज़ के बारे में आपको पता ही नहीं है। लोग उसका इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहे हैं और आप अभी भी शिकायत कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी लाए हैं। तो आप कहाँ पढ़े? आप न ज़माना की चीज़ को देखते हुए चलिए, ज़माना का क्या ज़रूरत है? आप अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था तो यही कहता है, क्या ज़रूरत है दुनिया का? देखो और तुम ज़रूरत पैदा कर दो। पहले चलता था दूसरा चीज़ कि ज़रूरत पैदा करना है। लेकिन सर देखा जाता था कि हमारे पास में क्या-क्या साधन है मार्केट में, ज़रूरत है तो वही चीज़ हम बनाएँगे, ज़रूरत है से वाला। लेकिन आज आप पढ़े लिखे हैं, आपको ज़रूरत पैदा कर देना पड़ेगा। जैसे तुमको ज़रूरत है किताब कॉपी का, तो हम किताब बना रहे हैं। लेकिन कुछ मेरे दिमाग में ऐसा चीज़ आया है जो तुमको ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि इसका ज़रूरत इंसान को होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, तो हम ये चीज़ देंगे और उसको समझाएँगे कि ये आपके लिए है और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो यहाँ से नया खोज हो गया वस्तु का, और आप अगर वही चीज़ पर मेहनत कर दिए तो उस फील्ड में आप एक अकेले आदमी रहेंगे, कोई कंपटीशन नहीं और आपका सामान खूब सेल होगा। एक तरह से ये बिजनेसमैन बनाने का काम कर रहा है। आपके अंदर प्रशिक्षण होना बहुत जरूरी है, जो चीज़ में आप ट्रेंड है आप वही चीज़ में चले जाइए। जैसे कि बोलते हैं ना जी, सानिया मिर्जा, क्या बैडमिंटन, क्रिकेटर में देख लो धोनी, विराट कोहली, जो भी है, ये सभी तो आदमी है, ये सब भी तो पढ़ा लिखा है। लेकिन कहाँ तक, कोई 10th पढ़ा, 12th पढ़ा, कुछ इतना ही तक लोग, कुछ लोग हैं जो कि पढ़े लिखे हैं। आमिर खान के भी बारे में सुनते रहते हैं कि 12th तक ही पढ़े हैं, ज़्यादा नहीं पढ़े हैं। लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या है सर, अभिनय, मतलब कि क्या बोलते हैं, एक्टिंग, एक्टर है। जो भी करते हैं वो उसके अंदर का टैलेंट है, वो अपने आप को प्रशिक्षण करते हैं, अपने आप को बेहतर करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि हम पढ़े लिखेंगे तो खाली सरकारी नौकरी लेंगे, ऐसा है, ये नहीं है चीज़ें। पढ़ाई के नौकरी से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन सब लोग उल्टा का फुल्टा समझ दिया है, पढ़ाई का कोई नौकरी से लेना देना नहीं। ये भी हो गया सूचना तकनीक। प्रबंधन, अब हम उसको कैसे ठीक करेंगे? प्रबंधन जैसे कि हम लोग ऐसे समझते हैं कि आपदा प्रबंधन, तो उसको कैसे ठीक करेंगे? आपदा को कैसे हम ठीक कर सकते हैं? तो वहाँ चीज़ है कि हम लोग इतना सारा चीज़ें में हम लोग प्रबंध कैसे करेंगे, व्यवस्था कैसे करेंगे कि ये सब चीज़ें हमको हो पाए। तो उन सब चीज़ों को करना, ये हमारे पास में प्रबंधन में शामिल हो जाएगा कि इन सभी चीज़ों को हमको व्यवस्था कर लेना है और तब हम एक मानव पूंजी बन जाएंगे। इतना सारा स्रोत है मेरे पास में,
और आप एक मानव पूंजी बने तो मतलब आपके पास पूंजी का कमी नहीं होगा। आप एक बार बन के तो देखिए, ठीक है ना। लेकिन कोई कोई व्यक्ति है जो कि शुरुआत में लगता है यार कि हम इतना जानते हैं, लेकिन नहीं, कुछ है और जानिए और जानिए। और खाली जानना नहीं है, जितना जानते हैं उसका अप्लाई करके देखिए, तभी तो आपको रिजल्ट समझ में आएगा कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम जान जाते हैं सर का खा पढ़ लेते हैं, लेकिन हमको हिंदी पढ़ने आ रहा है वही का खा जोड़ के कि नहीं, इससे कौन सीखेगा। उसको हम प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे तब ना आएगा दिमाग में। लेकिन को तो ज्ञान तक सिखा देते हैं, लेकिन हिंदी नहीं पढ़ता है, तो उसको शब्द को जोड़ जोड़ के सीख रहे हैं कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट चीज है। इसी तरीके से आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप शिकायत करेंगे कि नहीं है, नहीं कुछ काम वाम नहीं है। लेकिन आप उसको जोड़िए, अपने आप को समझिए और फिर देखिए कि क्या इसका निकल सकता है रिजल्ट। तो ये आपके ऊपर डिपेंड पड़ेगा, ठीक है ना। जितना यहाँ पर बोले हैं ना सब यही नीचे में लिखे हैं, बस शॉर्ट में लिख दिए हैं, ठीक है। भोजन के बारे में, मनुष्य को जीवित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए भोजन बहुत जरूरी है सर, ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि पहला स्टेप तो हमारा यही है। वस्त्र, कपड़ा चाहिए उसको मौसम के अनुसार में अपने रहने सहने के लिए, पहनने के लिए। ठंडा में गर्म कपड़ा, गर्मी में थोड़ा नरम कपड़ा, मतलब ठंडा ही, ताकि गर्मी ना महसूस हो उतना। आवास, रहने के लिए घर चाहिए भाई, जब बारिश हो रहा है घर ही नहीं है कहाँ रहेगा, तो उससे भी उसका नुकसान हो जाएगा। स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, ये सब चीजें हैं तो आपका हेल्थ खराब नहीं होना चाहिए। आप बीमार है तो फिर क्या फायदा है, मतलब कैसे बोलते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही धन है, पहला चीज है कि आप स्वस्थ रहिए, स्वस्थ हैं तो आप ठीक हैं, आपके पास बहुत पैसा है। स्वास्थ्य नहीं है ना तो आपके पास पैसा रखा है तो आदमी मर गया, अब बताओ क्या करे। मरा नहीं, दुनिया में लोग मरते ही रहते हैं, और जो मर भी रहे हैं उसके पास संपत्ति है, धन दौलत है, लेकिन फिर जिंदगी बेकार तरीके से मर रहा है, मर भी नहीं रहा है ढंग से। एक होता है ने, अपना शान से जिए तो अपना शान से मरेंगे। एक क्या बोलते हैं, क्या है, रावण जैसा, कि मरना भी जीना अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को घुट घुट के जीना ये कोई जीना नहीं है। डर से जीना कोई जीना नहीं हुआ है। जिए, अच्छा से जिए, मरना है तो अच्छा से मरो, एकदम जितना संपत्ति बनाया था मैस मौज से मरो। संपत्ति हम बनाते हैं और मर रहे हैं घुट घुट के, खाना बिना मर रहे हैं, क्या है, क्या करेंगे संपत्ति रख करके। ये भी एक प्लस पॉइंट है। स्वास्थ्य रहना बहुत जरूरी चीज है, अपने आपको इतना बेहतर रखिए कि आपको कोई चीज का जरूरत ही नहीं महसूस हो। स्वास्थ्य में एकदम ध्यान रखना है। शिक्षा भाई रे, शिक्षित रहेंगे तब भी चीज तो अपने आप को डेवलप कर पाएंगे हर जगह पर, बिना शिक्षा का डेवलपमेंट है ही नहीं। और शिक्षा के बारे में एक व्यक्ति है जो क्या कहते हैं, देखिए इनके बारे में, इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, मतलब कि एक तरह से ये नोबेल से सम्मानित व्यक्ति, इनको अवार्ड मिला हुआ है। जो व्यक्ति का नाम है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ये एक व्यक्ति है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। ये कहते हैं शिक्षा के बारे में कि शिक्षा को मानव पूंजी के रूप में समृद्ध करने के लिए प्राथमिक शिक्षा को नागरिक का मूल बनाने पर जोर दिया जाए। प्राथमिक शिक्षा मतलब क्या, कम से कम भी पहला से लेकर के पांचवा तक बेहतर ढंग से उसको पढ़ाई होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो हो नहीं रहा है ना, पांचवा तक बोला तो गया ठीक है, पांचवा तक, लेकिन पांचवा तक लोग ढंग से कहाँ पढ़ा रहे हैं। जो चीजें पांचवा में भी सीखना है ना, वो भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें सीखना है, लेकिन ढंग से नहीं पढ़ाया जा रहा है। खाली काखा सिखाओ, जोड़ घटाओ सिखाओ, काम खत्म। इतना कोई भी व्यक्ति सीख करके कहेगा कि पढ़ाई के कहाँ मतलब निकलता है, हम भी कहेंगे काखा सीख लिया ठीक है, हिंदी पढ़े आ गया, पढ़ लेना वो एक अच्छी बात है, और हम जोड़ घटाव सीख लिए, छोटा मोटा काम ये सब। लेकिन इतना सुन चीजें जानने से हम बहुत बड़ा कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। और इतना ही सुन सिखा करके पांचवा छठा पास कर दिया जाता है कि लेकिन बहुत ज्यादा तेज हो गया। लेकिन जो काम का चीज है ना, जिससे लेकिन को जिंदगी बदलना चालू हो जाएगा, वो चीज भी छोड़ देते हैं। तो ये चीजें है, और लगता है लोगों की यार यार पढ़ाई का कुछ मतलब है। हम भी बोल देते हैं कि A+B² जो पढ़ा रहे हैं, क्या मतलब उसका जिंदगी में, कोई मतलब नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक्स जो पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि इसका मतलब है, और यही चीज तो छोड़ देते हैं। 4 गो विषय है तो 4 गो में से लगभग कोचिंग में 2 गो हुए नहीं करेगा, अब बढ़िया बढ़िया चीज हुए नहीं करेगा। इकोनॉमिक्स साइड, राजनीतिक साइड, हिस्ट्री में आधा किताब होगा, भूगोल में होगा, बस ऐसे हो रहा है। तो लेकिन इसलिए कहते कि अरे यार पढ़ाई में कुछ नहीं रहेगा, पढ़ लिख के कुछ ना हुआ है। और जो लोग पढ़ रहा है, कॉमर्स जैसे विद्यार्थी जो कॉमर्स लेकर के जन्म सभी भी सही आता है, वो सब लगभग कामयाब हो जाता है, क्योंकि सभी पढ़ता है, मन लगा के पढ़ता है। अगर जो चीज टीचर नहीं पढ़ाते हैं ना,
उसके बारे में आप स्टडी करिए कि हमको 9 में और क्या पढ़ना चाहिए, और आप उसको फिर सेल्फ स्टडी करने लगिए। टीचर के भरोसा छोड़ दीजिए। फिर बहुत जगह पर टीचर ऐसे करते हैं कि ये नहीं पढ़ाएंगे, ये नहीं पढ़ाएंगे। 9वीं में नहीं पढ़ना है बाबू। आप बताओ, इंग्लिश 9वां 10वां के एग्जाम में नहीं आता है, नंबर नहीं जुटता है। परीक्षा होता है लेकिन नंबर नहीं जुटता है, तो हम इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे। काहे नहीं पढ़ेंगे? आपका जिम्मेदारी है नहीं कि आप पढ़ाइए, लेकिन नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि परीक्षा में नहीं आता है। तो हम अगर परीक्षा पास होने के लिए जिस दिन तक हम पढ़ते रहेंगे ना कि हमको परीक्षा पास होना है, परीक्षा पास होना है, पढ़ना है, आप जिंदगी में कुछ नहीं करेंगे। ये रियलिटी है एकदम सबसे बड़ा सच। ठीक है ना? अगर आपको लगता है कि यार परीक्षा में फेल होंगे और समझो कोई मतलब नहीं, दिमाग होशियार बन जाना चाहिए, दिमाग में टैलेंट एकदम घुस जाना चाहिए, और फिर उसके वजह से हम कुछ करें। फेल हो गए, 0 नंबर आ गया, कोई मतलब नहीं है। हमको स्टोरी याद आ गया छोटा सा, डोरीमोन वाला। डोरीमोन में जो नोबिता होता है ना, सबसे 0 नंबर लाने वाला, सबसे कामचोर, सबसे बेकार लड़का, पढ़ाई लिखाई में एकदम 0, और डेक्यू से गिराता है जो कि काफी अच्छा रहता है, जो पढ़ने में 100 में से 100 नंबर लाता है। मतलब सबका अपना अपना एक थॉट होता है, वो कुछ और काम करता है, ये कुछ और। शायद डेक्यू साइंटिस्ट नहीं, नहीं वो नहीं बनता है। मतलब 4-5 को जो दोस्त बनता है ना, जियान, डेक्यू, सुनियो, ये सब चीजें, सबका अपना अपना ग्रुपिंग। तो उसमें से नोबिता सबसे 0 नंबर, और नोबिता बहुत हद तक कामयाब नहीं होता है क्योंकि फेल 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 सब जगह फेल। डोरीमोन एक बार उसको छोड़ के चला जाता है, और बस डोरीमोन को बुलाने के चलते वो साइंटिस्ट बन जाता है। पूरा मतलब रोबोटिक एरिया में नंबर 1 साइंटिस्ट वही रहता है। 0 नंबर लाने वाला व्यक्ति, उसको थोड़ा झटका लगा, सेल्फ स्टडी करने लगा, पूरा टीचर के भरोसे छोड़ दिया, और तब वो बेहतर बना। देखिए उसी के हमेशा 100 नंबर लाता था, जो भी नौकरी वगैरह कर रहा होगा वो भी कामयाब था, लेकिन 0 लाता था बहुत ज्यादा कामयाब। तो नंबर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए शिक्षा का, सीधी सीधी बात है। और टीचर जो बोलेंगे ना कि ये इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे, ये है, जब आप कहीं जाएंगे तो इंग्लिश की जरूरत पड़ेगा आपको समझने के लिए कोई चीज का। आप अगर लैपटॉप भी चलाएंगे तो लगभग चीज इंग्लिश में मिलेगा, आपको पता भी होना चाहिए वो सब चीजें। नहीं पता रहेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फिर आपको सीखना पड़ेगा उस टाइम में। तब याद आएगा कि यार नहीं पढ़ाए तो गलत क्यों, पढ़ाना चाहिए था। तो पढ़ाई को नंबर से लेना देना नहीं है, दिमाग से लेना देना है। ये ठीक हो रहा है तो पढ़ाई ठीक है, नहीं ठीक हो रहा नहीं है तो फिर पढ़ाई का कोई मतलब नहीं बनता है, पढ़ाई लिखाई सब बंद हो जाना चाहिए। ठीक है? शिक्षा मानव पूंजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है ना? बाकी सभी चीज पर ध्यान देना है, लेकिन शिक्षा और अपना खुद का कौशल, अपने अंदर का टैलेंट को पहचानिए। सरकारी नौकरी पापा बोल रहे हैं कि कर, आर्मी में जाओ, पापा के चक्कर में आर्मी में लगल है, अंदर से कह रहे हैं कि आर्मी मत कर यार, तो दूसरा चीज कर और हम ज्यादा कामयाबी मिलेगा। लेकिन पापा की बात कौन टालेगा, और जबरदस्ती भी कर लेता है। बाद में फिर वही कहता है कि घुटन जैसा जिंदगी लगता है यार, जिंदगी में खुशहाली नहीं है। आप जब दूसरा के मर्जी से काम करेंगे तो खुशहाली कहाँ से रहेगा? ठीक है ना? अपना मर्जी से काम करिए। ठीक है, टॉपिक को यहीं रखो। तो शिक्षा के बारे में बात करने के बाद हम लोग के पास में अब आया था प्रशिक्षण के बारे में। ये प्रशिक्षण क्या होता है? किसी काम में महारत हासिल कर लेना, ये प्रशिक्षण होता है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं उसमें इतना जानकारी इकट्ठा कर लिए हैं कि हमसे कोई आगे नहीं रह सकता है। ठीक है ना? तो किताबी ज्ञान को कौशलता के साथ जोड़ने के लिए मनुष्य को विशेष ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, और वही प्रशिक्षण है। किताब में पढ़ें, लेकिन किताब में पढ़ने के बाद हमको उसको अप्लाई कहाँ करना है, कहाँ यूज करना है, क्या लाइफ में काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको कौशलता के साथ में, अपने अंदर का कौशल जो आपका टैलेंट है उसके साथ में इस चीज को जोड़ देना, यही हम लोगों के लिए हो जाता है प्रशिक्षण। कि हम अब ठीक है, हम जो पढ़े उसको प्रैक्टिकल किए, अपना लैब में लाएं, और हम एक प्रशिक्षित व्यक्ति हैं, अब इस काम में कोई गलती नहीं होगा। ये हमारा हो गया प्रशिक्षण के बारे में। ठीक है ना? जब किसी खास काम के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है तो उसे हम लोग तकनीकी ज्ञान से जोड़ देते हैं। ये भी होता है कि जब कोई भी काम करने के लिए अगर स्पेशल ज्ञान चाहिए कि ये काम करने के लिए ऐसा व्यक्ति ही चाहिए, तो उसको हम लोग तकनीक से जोड़ देते हैं। तकनीक से जोड़ दिया जाता है कि ये तकनीक में काम आएगा, उस चीज से रिलेटेड कर दिया जाता है प्रशिक्षण को। अगर आज के जमाना की बात किया जाए, आधुनिक युग में बढ़ते हुए मांग को देखते हुए प्रशिक्षण की आवश्यकता और बढ़ गया है, क्योंकि हमें विश्व को बाजारों के बीच अपने को कुशल साबित करना होता है। मतलब कंपटीशन आज के जमाना में बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग अपने आप पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है, अपने आप को बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करता है, मतलब प्रशिक्षित करता है। जैसे तुम कोई भी काम कर रहे हो और इसे नॉर्मली जैसे कर रहा हो वैसे ही कर रहे हो, तो तुमको उतना वैल्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे
साथ में और भी 100 लोग हैं जो कि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वही चीज। तो जिसमें ज्यादा क्षमता रहेगा उसी को काम पे रखा जाएगा। जैसे अभी बोलते हैं ना कि जनरल है या इससे की तैयारी, रेलवे की तैयारी, तो उसमें सबको थोड़ी काम लगता है। जो प्रशिक्षित है, जो टैलेंट है, जो सारा चीजों से फिट हो जाता है, तो उसी को जॉब पे रखा जाता है। सीधी सीधी बात है, ठीक है ना। तो प्रशिक्षण काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अपने आप को जितना बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, जितना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तभी आप काम के लायक बनेंगे। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पढ़ लिए क्लास में 9 10, हाँ 12वां पास है काम मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता है। आपको पढ़ाई के अलावा भी आपको कुछ स्किल होना चाहिए आपके अंदर में, जिसके दम पर वो आपको रखे काम पर। आप पढ़ाई भी किए तो पढ़ाई में जो टॉपिक्स आया, आपको उस टॉपिक्स पर हर एक एक पॉइंट्स पर कुछ काम आप निकाल सकते हैं। आपके अंदर इतना क्षमता भी हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि किताब का ज्ञान तो ले लिए हैं लेकिन दिमाग यूज नहीं करते हैं, खाली A+B का होल स्क्वायर पूरा रट के समझा सकते हैं, सुना सकते हैं, कहाँ यूज होगा नहीं मतलब है, पता नहीं है। तो ये सब चीजें को कोई भी व्यक्ति काम नहीं देना पसंद करेगा। जो व्यक्ति अपने आप पर प्रशिक्षण करेगा, अपने आप को कुशल साबित कर देगा कि हम ठीक हैं, इस काम के लिए हम एलिजिबल हैं, तो उसको काम मिलेगा। भारत में मानवीय पूंजी निर्माण अथवा मानवीय साधनों का विकास, कि यहाँ पर कैसा कैसा पूंजी बना और कितना निर्माण हुआ, ये कैसे डिसाइड होगा। अब ये सवाल आता है, हम भारत के लोग अगर विकास कर रहे हैं तो किन बातों पर निर्भर करेगा कि हम विकास कर रहे हैं। तो कुछ पॉइंट्स है जिस पर ये बातें निर्भर करता है। जीने की औसत आयु, हम लोग कितना जीवन जी रहे हैं, कितना साल जिंदा रहते हैं, 60 साल, 70 साल, 80 साल। कोई कोई देश में 150 साल जिंदा रह जाता है लोग, और हमारे यहाँ इतना ही कम। ये तो गलत है भाई। कहाँ से विकास हो रहा है। साक्षरता दर, पढ़े लिखे लोगों का संख्या कितना है, कितना परसेंट है, जो कि अभी देखे थे। तो साक्षरता दर आपके पास कितना है, कितना लोग साक्षर है, एटलीस्ट कम से कम नाम पता तो लिख सकते हैं ना, रीडिंग कर सकते हैं ना, किताब को एड्रेस पढ़ सकते हैं, इतना कम से कम होना चाहिए एटलीस्ट, कम से कम। जन्म तथा मृत्यु दर, कितना बच्चा जन्म हो रहा है, कितना मर रहा है, उसका डिसाइड करना। और शिशु मृत्यु दर, कि बच्चा पैदा होते दौरान कितना मर गया है, आदि मानवीय के सूचक है। और मानवीय विकास के इन सूचकों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में मानवीय साधनों के विकास में प्रगति हुई है कि नहीं, ठीक है ना। इसी के अनुसार ही हम कह सकते हैं। और इसे हम लोग तालिका में समझ सकते हैं, जो कि तालिका देख सकते हो अपना पेज नंबर 30 में, ठीक है ना। तो इस तालिका से हम लोग समझेंगे कि क्या वाकई में ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या है ये इसका रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर आप लोग अपना किताब में देख सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ साल दिया गया है, तो हम सभी पर डिटेल में नहीं बात करेंगे, बस ऊपर और नीचे वाला हम बात करेंगे। वर्ष हम लोग को 1951 की बात किया जा रहा है और 2001 से 1 तक के बात किया जा रहा है। तो शुरुआत में देखते हैं कि जीने की औसत आयु हम लोग का कितना था। औसत आयु उस समय में लोग 32 साल के आसपास में जीने की औसत आयु है। जीने की औसत आयु 32 साल के आसपास लोग जीता था। अब अभी वही 2001 के आसपास में 63 साल, 64 साल ऐसे करके लोग जी रहा है। मतलब कि कोई कोई तो 70 80 भी जी लेता है। और आज के जमाने में तो बूढ़ी दादी लोग हैं जो कि पिछले जमाने से अभी तक चल रही, तो 100 साल पार कर दिया है, ठीक है ना। खैर यहाँ 2001 तक की बात है, तो हम 1 तक बात करेंगे, ठीक है ना। मतलब खुद सोचो कि पहले जीने का औसत आयु था 32, अब हो गया 64 डायरेक्टली, सीधा सीधा समझ लो कि दुगना व्यक्ति अब जिंदा रह सकता है। मतलब पहले 30 साल, अभी 60 साल, पहले अगर 35 तो अभी 70, इस टाइप्स में है। मतलब कि बढ़ा है सर, व्यक्ति के जीने का आयु बढ़ा है, वो और लंबा टाइम तक जिंदगी जी सकता है। तो लंबा टाइम तक जब जिएगा तो लंबा टाइम तक विकास भी तो करेगा। तो इससे तो पता चल रहा है सर कि विकास होगा, सीधी सीधी बात है। और विकास हुआ इससे भी पता चल रहा है, क्योंकि पहले लोग मर रहा था, ये जानकारी नहीं होगा कि हमको शरीर को कैसे ठीक रखना है। लेकिन अब तो मेडिसिन आ गया, जिसकी वजह से लोग दवाई खा खा के जिंदा रह लेते हैं। साक्षरता दर प्रतिशत में, कि कितना व्यक्ति पहले साक्षर था प्रतिशत में, परसेंटेज में 18.3%। मतलब कि 100 में से 18 लोग ही था जो कि पहले शिक्षित था। मतलब तुम सोच सकते हो कि 18 लोग, 18-20 लगभग मान लेते हैं, और उसमें से 80 लोग अनपढ़ था। सीधी सीधी बात है। लेकिन अभी अगर देखा जाए यही तो 65.4%। ये साक्षरता दर अभी क्या हुआ है, मतलब बढ़ा हुआ है, जाहिर सी बात है। मतलब अब पढ़े लिखे लोग धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। अगर जन्म दर देखा जाए सर, जन्म दर प्रति हजार, 1000 में कितना लोग जन्म ले रहा था प्रति हजार में, अगर 1951 में बोला जाए देखा जाए तो 39.9, मतलब 40,
1000 लोगों में 40 बच्चा लोग पैदा कर रहे थे। 1000 परिवार में 40 बच्चा पैदा हो रहा था मिल करके टोटली। और वही 2001 में देखा जाए तो वो हुआ है 25.8। तो होना बहुत जरूरी है ये, क्योंकि अगर ज्यादा बाल बच्चा पैदा करेंगे तो जमीनियों भी तो रहना चाहिए, रहे नहीं। ऑलरेडी एज बढ़ गया है आदमी को, जो 30 जीता था अब 60 जी रहा है। और अगर बच्चों भी बढ़ेगा उतना ही हाल ही पैदा होगा तो जाहिर सी बात है जगह नहीं रहेगा। आदमी तो मर भी नहीं रहा है और बाल बच्चा और कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा फिर। तो ये ठीक है, ये भी सही चल रहा है, ठीक है ना। जन्म दर भी थोड़ा कम ना चाहिए, क्योंकि हम लोग जीवित रहने के लिए एज बढ़ा लिए, तो जन्म दर कम रखिए ना, जो कि ये भी सही चल रहा है, जिससे पता चलता है कि विकास हुआ। मृत्यु दर प्रति हजार लोगों में कितना मर रहा है। पहले 1951 में 27.4, मतलब लगभग कि 1000 में 27 लोग मरता था। सीधी सीधी बात है। 1951 के बताओ, अगर वही 2001 के बात किया जाए तो मात्र 8 लोग, 8.1%, मतलब कि 100 में से 8 व्यक्ति मर रहा है, जो कि ये संकेत कर रहा है कि आप बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर जीवित रह पा रहा है, यानी कि देश विकास हुआ है जिसकी वजह से जीवित रह पा रहा है और मेडिसिन वगैरह लेकर के जीवित रह पा रहा है। ये भी एक विकास को ही दर्शाता है। लेकिन संतुलित इससे संतुलन गड़बड़ा जाएगा फिर। अगर व्यक्ति ज्यादा जीवित रहने लगे और बाल बच्चा ज्यादा हो जाए और जो मरने वाले लोग हैं कम जाए, तो संतुलन नहीं रहेगा, गड़बड़ा जाएगा पूरा। यहाँ पर शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जन्म, जब जन्म होता है तो शिशु का कितना लोग मरता है, मतलब कि 1000 लोग डिलीवरी हुआ, 1000 में से कितना जन्म के दौरान मारा गया और कितना बचा, उसके बारे में। 1951 में 146 लोग मृत्यु दर, मतलब कि 146 लोग पैदा बच्चा होते के दौरान ही मर जाया करता था। तो वही अभी कहाँ है, 63 है 2001 के बाद में। मतलब कि कुछ विकास हो गया है जिसके वजह से अब इतना मेडिकल जो है हमारा क्या बोलते हैं, चिकित्सालय में जितना चिकित्सा रूप से है वो सारा के सारा एकदम बहुत आगे विकास कर गया है, जिसकी वजह से अब डिलीवरी के दौरान बच्चा को उतना क्षति नहीं होता है, उतना बच्चा नहीं मर पाता है, लोग उसको जीवित रख लेता है। इससे ये साबित हुआ कि विकास हुआ है। अगर 1951 में देखा जाए, 1993-94 के मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय रुपया में कि कितना लोग कमाता था उस टाइम में, 1993 से 94 में पैसा कितना कमाया करता था, तो 3687 रुपया कमाया करता था उस दौरान में, 1951 की बात किया जाए तो। अब अगर अभी बात की जाए तो 2001 में वही व्यक्ति 10,306 रुपये कमा रहा है प्रति माह, मतलब कि अभी भी बढ़ोतरी हुआ है, पैसा भी ज्यादा कमा रहा है अच्छा खासा। लेकिन यहाँ पर एक चीज गड़बड़ हो गया है कि जब पैसा बढ़ गया ना कमाई, तो महंगाई भी बढ़ गया है, तो ये फिर वही रह गया, मिला जुला के तो वही रह गया, इन्हें से चाहे उन्हें से मिला के वही बात आ गया। लेकिन इसमें हम विकास का कैटेगरी नहीं गिनती करेंगे, क्योंकि महंगाई भी बढ़ा था। अब अगर महंगाई घट रहता तो हम इसको गिनती करते कि विकास किया। मतलब कुछ ऐसे चीजें इसमें समझ में आया है कि कोई कोई आइडिया देख करके लग रहा है कि विकास हुआ, कोई कोई पॉइंट से लग रहा है कि अभी देश पीछे है, क्योंकि अभी भी बहुत सारा देश है जो कि 150-150 साल लोग जिंदा रह रहा है वहां पर, और जनसंख्या एकदम संतुलन है, कोई हड़बड़ नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई नौकरी की कमी नहीं, हर एक चीज एकदम परफेक्टली है, क्योंकि वहां पर सारा चीज संतुलित है। और जब संतुलित रहेगा तो भाई संतुलन से तो जीवन चलता है। अगर कहीं पर कोई चीज ज्यादा हो जाए या कहीं पर कोई चीज कम हो जाए तो फिर तो डिस्टर्ब हो गया ना, फिर वो उसका कमियां महसूस होगा, जिसको हम विकास नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी बहुत सारा चीज देखा जा रहा है, कुछ में कमी है तो कुछ में बढ़ोतरी हुआ है, संतुलन नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो अभी भी हम लोग पीछे ही हैं, ठीक है ना। सोना की चिड़िया पहले थे, अभी सोना चिड़िया नहीं हुए हैं, अभी भी गरीबी में गिनती हो रहे हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। भारत में शैक्षणिक अनुसंधान केंद्र जो कि निम्नलिखित है, इसका क्या मतलब सर? हम लोग जब शिक्षा प्रशिक्षण की बात करते हैं तो हम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तब तक तो देश आगे बढ़ेगा नहीं। तो हमारे देश में कितने संस्था है जो कि पढ़ाने को लेकर के सीरियस है, और कौन कौन है जिसके माध्यम से हम पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे और देश को आगे विकास करके विकास की ओर ले जाएंगे। तो इसमें हमारे पास में 6-7 गो यहाँ पर है, 6 गो ही है, कुछ पॉइंट्स है जो कि हमारे यहाँ संस्था है, या यूं कह लो कि सरकार के द्वारा चलाया गया एक तरह से जो भी है ये क्या बोल सकते हैं, अनुसंधान बोल सकते हैं, ये सरकारी एक तरह से होता है अनुसंधान केंद्र। इसमें से पहला है यूजीसी, शॉर्टकट में लिखा, ठीक है ना, यूजीसी। इसको फुल फॉर्म होता है सर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स
कमीशन, मतलब कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मतलब कि पूरा विश्वविद्यालय में ये कितना अनुदान आयोग देता है, ये क्या इसका योगदान है, कितना लोग यहाँ से पढ़ता है इसमें, वो चीजें उसी से पता चलेगा कि मेरा देश कितना है। एनसीईआरटी जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ हद तक इसके अंतर्गत में आ रहे हैं, ठीक है ना। और जो 8 क्लास के इन साल से जो रूल्स चेंज हुआ है क्लास 8 का, क्लास 8 में जो रूल्स चेंजेस हुआ है, अब ऑल ओवर सरकारी स्कूल में एनसीईआरटी हो गया है, एनसीईआरटी क्या, हाँ हाँ पूरा, मतलब कि 8 क्लास तक में सब एनसीईआरटी चलने लगा है, अभी 9 10 में अभी नहीं लागू हुआ है। हमको जहां तक आइडिया है कि पहले चलता था बिहार बोर्ड वाला किताब बीटीसी वाला, हालांकि इसको भी बीटीसी बोलेंगे क्योंकि बिहार बोर्ड ही अलाउ करता है, लेकिन एनसीईआरटी के माध्यम से बना करके उसका सारा विषय उसमें लोड रहता है, और वही बुक्स को फिर इन साल से चलाया जाना चालू हो गया, मतलब कि लगभग 2025 से 26 के बीच में, जबकि इसके पहले में सब दूसरा किताब चलता था जो बिहार बोर्ड डिसाइड करता था वो, लेकिन अब कहता है कि हम एनसीईआरटी जो डिसाइड करेगा हम वो पढ़ाएंगे। पहले क्या था ये वाला एससीईआरटी, मतलब कि अभी भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना 9th 10th पढ़ रहे हैं वो इस पर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पढ़ाई का बहुत सारा जगह है, बहुत सारा फैसिलिटी है इंडिया में, लेकिन लोग इसके बारे में जानता भी नहीं कि ये सब चीज से भी हम लोग को पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी को जरूर पढ़ना चाहिए, जो कि हम लोग मैथ, और हालांकि सब एनसीईआरटी और एससीईआरटी में मैचिंग रहता है, लेकिन एससीईआरटी में बहुत ज्यादा स्टेट के बात रहेगा, एनसीईआरटी में पूरा इंडिया का बात रहेगा, सीधी सीधी बात है। तो ये वाला भी हम लोग का है जिसके तहत में हम लोग थोड़ा बहुत इसमें मैथ और साइंस को एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। बाकी किताब भी मिलता है, कुछ कुछ टॉपिक्स मिलता है, लेकिन क्योंकि हम लोग रहते हैं सर अपना स्टेट में, तो एससीईआरटी हम लोग को प्रेफर किया जाता है, ठीक है ना, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। तो हम लोग को जो किताब तैयार करते हैं वो ये तैयार करते हैं, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान, वो लोग तैयार करते हैं, फिर वही किताब को हम लोग स्टडी करते हैं। लेकिन सर जो ये बताया गया है, पढ़ाया गया ना, लेकिन सब लोग इसको पालन ही नहीं कर रहे हैं, एससीईआरटी को नहीं पालन कर रहे हैं, नहीं एनसीईआरटी को, नहीं एससीईआरटी को, सब लोग प्राइवेट प्रकाशन पढ़ा रहे हैं। और जब तक आप प्राइवेट प्रकाशन पढ़ेंगे तब तक आपको दिमाग समझ में नहीं आएगा कि हमको क्या चाहिए, क्या देश को जरूरत है, क्योंकि प्राइवेट प्रकाशन तो अपना तरीका से छापेगा, और सरकारी किताब वो अपना तरीका छापता है कि हमको देश को कैसे आगे ले जाना है और हमारे लिए क्या जरूरी है, वो सारा चीजें इसमें इंक्लूड कर देता है, ठीक है। तो इसमें कुछ फायदा होता है। और तुम देखना हमेशा कि सरकारी स्कूल में कोई प्राइवेट प्रकाशन की किताब चलता ही नहीं है, जो भी कुछ चलेगा चाहे एनसीईआरटी चलेगा चाहे एससीईआरटी। एससीईआरटी अभी की बात किया जाए तो 9th और 10th में ही चल रहा है, और 12th में जाओगे एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, यूपीएससी क्लियर करोगे एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। अब से 8 क्लास तक में सब एनसीईआरटी हो गया, किताब सब चेंज हो गया किताब, पूरा सरकारी स्कूल में पहले चलता था एससीईआरटी वाला, मतलब बिहार बोर्ड वाला, लेकिन अब चलता है पूरा इंडिया लेवल की किताब। और जितना भी इंडिया में सरकारी स्कूल है या कॉलेज है सब में लगभग एनसीईआरटी का वैलिड कर दिया गया है, खाली 9th और 10th में किया गया अपना अपना बोर्ड में, कि अपना बोर्ड में अपना किताब पढ़ेगा। हमको लगता है कि ये भी बहुत जल्द चेंज हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे सर तो पूरा इंडिया लेवल की एक जैसा एजुकेशन रखिए जिससे लोगों को समझ में आए। लेकिन इसमें एक खासियत डाल दिया गया सर कि आपको स्टेट के बारे में भी तो पता होना चाहिए ना, इसलिए फिर एससीईआरटी कर दिया गया है। तो यहाँ पर जब तुम टॉपिक देखोगे एनसीईआरटी और एससीईआरटी तो दोनों मैच करेगा, खाली एससीईआरटी में कोई कोई जगह ही आपका टॉपिक्स हो खाली स्टेट के बारे में डालेगा, बाकी पूरा एनसीईआरटी ही रहता है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी एक तरह से दोनों दोस्त हैं, ठीक है ना, बाप बेटा जैसे कह सकते हैं, एकदम दोनों दोस्त हैं, कि वो हाई लेवल के छापेगा और ओकरे कॉपी करके ये छापेगा, एनसीईआरटी को कॉपी करके एससीईआरटी छापेगा, लेकिन ओरा में अपना चीज को इम्प्रूवमेंट करेगा कि हम बिहार राज्य के हैं तो बिहार राज्य के बारे में ज्यादा पढ़ाना है, और इंडिया के बारे में तो रहेगा ही रहेगा, जो भी इंडिया में जरूरतें हैं उस चीज के बारे में। तो ये दोनों में काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये चीज को हम लोग को समझना चाहिए और हम लोग को पालन इसी पढ़ाई को करना चाहिए। तो बाकी लोग क्या करते हैं सर कि जो हम लोग ट्यूशन पढ़ते हैं, गोधली पढ़ते हैं और पनोरमा ऐसा पढ़ते हैं, वो डिसाइडेड एससीईआरटी का ही किताब चलाया जाता है सभी जगह पर। प्राइवेट प्रकाशन चलाएगा तो एग्जाम में एक को क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो वो लोग कुछ किताब को फॉलो करते हैं और कुछ को नहीं फॉलो करते हैं, लेकिन हम लोग को सभी को फॉलो करना चाहिए। एनसीईआरटी अभी ना बोले,
एनसीईआरटी से चलता है। खाली 9th और 10th में एससीईआरटी दिया गया है कि बच्चों को 9वां 10वां में पता होना चाहिए कि अपना राज्य में क्या चीज का कमी है, क्या चीज है, क्या नहीं है। हालांकि उसमें एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस मिल ही जाता है, उसके अलावा भी अपना स्टेट के बारे में डाल देता है। तो तुम जब भी किताब पढ़ोगे तुम देख सकते हो, किताब में ये लिखा रहेगा, सब किताब में तुम देखना, खाली प्राइवेट प्रकाशन में नहीं रहेगा। भारतीय भवन सब किताब में ये लाइन नहीं लिखा रहेगा। यहाँ पर तुम देख सकते हो राज्य शिक्षा शोध प्रशिक्षण परिषद यानी कि एससीईआरटी लिखा हुआ है, ठीक है ना। बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसी को हम लोग शॉर्टकट में बीटीसी बोलते हैं, और यहाँ एससीईआरटी है। एससीईआरटी बीटीसी वही है, लेकिन मार्केट में जाकर एससीईआरटी बोलोगे ना तो नहीं समझेंगे, वो कहेंगे कि एनसीईआरटी होता है बाबू, ऐसे बोलेंगे दुकानदार लोग, ठीक है ना। एनसीईआरटी ही है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर की बात है। और यहाँ देखो लिख भी दिया है, एनसीईआरटी नई दिल्ली तथा एससीईआरटी बिहार पटना के निर्देशक के हम आभारी हैं जिन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया। मतलब ये किताब बनाने में कौन योगदान दिए हैं? एनसीईआरटी, मतलब इंडिया लेवल के, और उसके बाद में फिर एससीईआरटी, दोनों मिलकर के इस किताब को छापे हैं। एनसीईआरटी का पूरा गुण मिलेगा, प्लस में आपका बिहार के बारे में, जो जिस राज्य के रहेगा उस राज्य के बारे में भी स्पेशली उसमें रहता है। जस्ट ये खासियत है इस किताब का, और इसमें आपको सब चीजें मिल जाता है जो हमारे देश को चाहिए, वो चीज इसमें लिखा हुआ रहता है। लेकिन प्राइवेट प्रकाशन वो अपना तरीका छापता है, सिर्फ थ्योरी पढ़ाने का माध्यम है उसका, और वो अलग कैटेगरी से चलता है। लेकिन ये सरकारी हिसाब से चलता है कि हमको देश को कैसे आगे ले जाना चाहिए। इसके बाद में भी और एजुकेशन चीजें हैं। ICAR ये क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। बहुत सारे लोग कृषि विभाग में काम करना चाहते हैं, खेती बाड़ी से रिलेटेड कुछ चर्चा चलाना चाहते हैं, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जहां पर खेती बाड़ी से रिलेटेड रिसर्च होता है कि बीज कैसा होना चाहिए, खाद कौन सा डालना चाहिए जिससे जमीन ना खराब हो, हर एक चीज के बारे में आपको इसमें जानकारी मिल जाएगा। इसका भी किताब पढ़ना चाहिए, इसका कोर्स करना चाहिए जिसको किसान बनना है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, बहुत बड़ा किसान रूप से अपने आपको फार्मिंग से लेकर के और बहुत बड़ा अमीर आदमी बनना है, तो उसको ये जरूर पढ़ना चाहिए। ICMR ये क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। अगर आपको मेडिकल रिसर्च से रिलेटेड बात करना है कि हमारे यहाँ देश में कितना खोज हुआ है, क्या और होना चाहिए, क्या बाकी है, दूसरा देश क्या कर रहा है, हम लोग कहाँ है, सारा रिसर्च से रिलेटेड जितना भी है वो सब इसी में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा मेडिकल रिसर्च से रिलेटेड, उसके बारे में मेडिकल वाला के बारे में मेडिकल में पढ़ लेना है। उसके बाद है ICSSR, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, यानी कि भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद। हम लोग एक सामाजिक प्राणी है, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि समाज में कैसा कैसा रूल रेगुलेशन आता है और हम लोग को किस तरीके से जीना चाहिए अपने देश में। तो अपना देश की किताब पढ़ेंगे ना, दूसरा देश की किताब पढ़ेंगे तो दूसरा देश में थोड़ी रहते हैं कि हम उसका रूल्स रेगुलेशन को पालन करेंगे। अपना देश के अंदर के रूल्स रेगुलेशन पालन करेंगे और अपना राज्य के अंदर में। तो चूंकि दोनों तो भाई एक ही कंडीशन से जुड़ा हुआ है, आप अगर राज्य के हैं तो राज्य वाले किताब पढ़ेंगे, फिर भी उसमें एनसीईआरटी आ ही जाएगा, सीधी सीधी बात है। तो इन सभी चीजों में सर कुछ ना कुछ है, आपको सामाजिक विज्ञान के बारे में इसमें जानकारी मिल जाएगा। आपको जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं वहां जाइए, उसके बारे में पढ़ने लगिए। हम लोग नॉर्मली सर ये 2 चीजें पढ़ते हैं और बाकी चीजें हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग के लिए ये नहीं है। जिसको जिसमें इंटरेस्ट है वो काम करेगा। अगर हम लोग इंटरेस्ट हो जाए तो हम लोग भी जाएंगे भाई रे ICAR में जाएंगे और उसका किताब पूरा पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कृषि कैसे करना चाहिए, क्या कृषि का फॉर्मेट होता है, पूरा समझ में आ जाएगा। तो इतना सारा चीजें हैं जो कि एक शैक्षणिक अनुसंधान हम लोग के पास में है, लेकिन फॉलो नहीं करते हैं। फॉलो करिए, देखिए कैसे देश आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। आगे हम लोग का था सूचना तकनीक, 7वां नंबर था ना। शिक्षा के प्रशिक्षण के बारे में इतना कंप्लीट हो गया। सूचना तकनीक, अगर इसके आधार पर देखा जाए तो मनुष्य अपने आप को ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि करता है तथा उसके तकनीक के द्वारा उत्पादन में वृद्धि करता है। अब तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी, आज के जमाना में समझते हैं टेक्नोलॉजी इतना विकास कर गया है कि उत्पादन में हर एक काम में अब हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे। हर छोटे छोटे उत्पादन करना है तो उसमें कोई ना कोई टेक्नोलॉजी ऐड कर देता है, जिससे उत्पादन बढ़ जाता है और बहुत ज्यादा मात्रा में लाभ हो जाता है। तो यही है सूचना तकनीक। तो तकनीक के बारे में आपको सूचना होना चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए, ये लोग जानकारी देना चाहिए, जिससे और देश जल्दी जल्दी प्रगति करे। जस्ट यही है सूचना तकनीक। उसके बाद हमारे पास में लास्ट में है प्रबंधन। प्रबंधन के बारे में पहले भी बताए थे, आपदा प्रबंधन जैसे समझते हैं, तो मतलब उसको प्रबंधन करना मतलब ठीक करना, सीधी सीधी व्यवस्था करना, जस्ट वही चीज ना है। तो प्रबंधन का मतलब क्या सर? उत्पादन के समस्त साधनों को जब एक ही जगह
एकत्रित कर अच्छे ढंग से प्रयोग करते हैं तो यह कुशल संगठन का परिचायक है। मतलब कि कुशल संगठन यही है, प्रबंधन या संगठन वही हुआ है कि जब हम लोग बढ़िया बढ़िया साधन को एक ही जगह पर इकट्ठा कर देते हैं और अच्छा ढंग से उसका प्रयोग करते हैं तो हो जाता है हमारा प्रबंधन। हमको कोई चीज का जरूरत है, हम उसका व्यवस्था किए और उसका फिर इस्तेमाल किया और उससे जो भी कुछ लाभ मिले, उत्पादन हुए, वो सब अपना जगह पर है और उससे देश का प्रगति में भी योगदान मिलेगा। तो यही चीज मेरा होता है प्रबंधन। और इसमें कुछ खास नहीं बचा हुआ है, यहाँ तक हमारा टॉपिक ये एंड होता है। तो अभी हम लोग को अगला टॉपिक जो पढ़ना है वो है जनसंख्या के बारे में, क्योंकि मानव संसाधन मतलब जनसंख्या ही एक तरह से समझिए। 8 क्लास में हम लोग का चैप्टर था जनसंख्या के बारे में, ठीक है ना। जस्ट वही चीज यहाँ पर उठ करके आ गया है। तो जनसंख्या एक तरह से मानव संसाधन ही है, क्योंकि जितना ज्यादा जनसंख्या रहेगा उतना जनसंख्या से हमको पता चलेगा कि इसमें कितना काबिल लोग है, कितना काबिल जनसंख्या है, मतलब कि मानव पूंजी वाला जनसंख्या है। और जनसंख्या कम रहेगा तो उसमें काबिल लोग भी कम ही रहेगा जो देश को विकास करे, ठीक है ना। तो एक तरह से जनसंख्या मतलब समझ सकते हैं हम लोग किस तरह से मानव पूंजी का ही बात चल रहा है। जनसंख्या का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, आबादी। तुम्हारा पहला ऑब्जेक्टिव बन गई है, हाई स्कूल के एग्जाम में पूछेगा जनसंख्या का क्या अभिप्राय है या क्या मतलब होता है। तो जनसंख्या का मतलब होता है मनुष्य की आबादी से, कि कितना लोगों का आबादी बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, उसी को हम लोग जनसंख्या बोल लेते हैं। या यूं कह सकते हैं सर कि मनुष्यों के संख्या को हम लोग जनसंख्या बोलते हैं या जनता के या जन लोगों के संख्या को जनसंख्या बोलते हैं, किसी भी तरीका से। तो अब बात आता है सर कि जनसंख्या है तो कुछ ऐसे भी जनसंख्या होता है जो आदर्श जनसंख्या होता है, बहुत अच्छा जनसंख्या होता है। तो कितना रहेगा कि हम उसको कहेंगे कि एक आदर्श जनसंख्या है और इससे देश में संतुलन बना हुआ रहेगा। आदर्श जनसंख्या मतलब सीधा सीधी कि देश में संतुलन बना हुआ होना चाहिए, तब वो एक आदर्श जनसंख्या है। जैसे सपोज दैट कि हमारे मान लेते हैं घर में सर, किसी का भी घर में कमाने वाले 1 है और खाने वाले 10 है। स्कूल जाना है, खाना पीना है तो नहीं हो पाएगा मेंटेन। कमाने वाले 1 है, हम दो, हमारे 2 इस टाइप में, और 3 को उन लोग फैमिली है, वो कमा रहे हैं, 2 खा रहे हैं, बीवी बच्चा, जो कि एक संतुलित परिवार है जिसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। खाना पीना, ओढ़ना, खेलना कूदना, हर एक चीज का सुविधा मिल जाएगा, क्योंकि उनका कमाई से इन लोग दोनों का आराम से लाइफ चल सकता है। लेकिन अगर वही 10-12 को रहेगा तो नहीं चल पाएगा। तो मतलब जितना में चल जा रहा है उसको हम लोग बोल देते हैं आदर्श जनसंख्या, एक तरह से संतुलन बना के रखता है। और एक होता है अत्यधिक जनसंख्या, यानी कि औकात से ज्यादा, जो कि संतुलन को पूरा बिगाड़ देगा। चाहे देश की बात किया जाए, चाहे तो घर की बात की जाए, चाहे किसी का भी बात किया जाए, जो कि पूरा सिस्टम को बिगाड़ के रख देता है। और आज भारत में ये स्थिति क्रिएट हो गया है कि आदमी को नौकरी नहीं मिल रहा है, काम ही नहीं मिल पा रहा है और लोग देता है दोष सरकार को। अगर भारत में काम नहीं मिल रहा है तो उसका कारण है जनता ही, जनसंख्या ही इतना बढ़ा दे रहा है कि इसको नौकरी मिलने का चांस ही नहीं है। जहां पर मान लिया जाए कि 100 जगह खाली है और आप जनसंख्या बढ़ा करके 1500 कर दे रहे हैं, तो आपको 100 को तो काम मिल ही रहा है और 100 को काम मिलल है और काम पर लगे भी है लोग, लेकिन बाकी एक्स्ट्रा है जो कहता है कि सरकार कुछ नहीं कर रहा है। सरकार को जितना करना चाहिए उतना कर रहा है, लेकिन औकात से ज्यादा आप जनसंख्या बढ़ा रहे हैं तो फिर सरकार क्या करे, अपने आप कंट्रोल करिए, संतुलित करिए। तो संतुलन नहीं करेंगे तो यही झमेला होगा। किसी का भी घर हो, घर में भी यही समस्या आता है, चाहे हमारा घर हो, किसी का घर हो, जिसका घर में कमाने वाले 1 गो है, खाने वाले 10 गो है। तो हम लोग गाँव में वो कहावत कहते नहीं, जितने खाए उतने लल्ला है, ऐसे करके खाने के लिए लड़ाई हो जाता है घर में भी कि वाला हम थे वही हम थे वो, ऐसे टाइप में होने लगता है। भर पेट खाना नहीं मिलता है, 10 गो है तो कैसे खाएगा, थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं, मम्मी खा रहे तो में सब लेकर बैठ, सब खत्म। तो किसी का पेट बढ़िया से भर भी नहीं पाता, तो इसमें किसका गलती है, सरकार का गलती है, मम्मी पापा गलती है। भाई रे, आप जनसंख्या बढ़ाए हैं तो आपको ना बोझ लगेगा, आप कंट्रोल रखते तो आपका लाइफ भी बढ़िया रहता, बच्चा का लाइफ भी बढ़िया रहता। तो ऐसा सिचुएशन जब भी क्रिएट होता है तब हम लोग उसको बोल देते हैं अत्यधिक जनसंख्या। अब अगर किसी का फैमिली छोटा है, हम कमाने वाले 1 हैं, खिला देंगे 2-3 को खिला देंगे आराम से, तो वो एक तरह से संतुलित रहेगा, एक आदर्श जनसंख्या रहेगा, मतलब बढ़िया तरीका से उसका लाइफ चलेगा, उसका पूरा परिवार एकदम सुकून से जिएगा। ये नॉर्मल सब बात है।
तो इसमें सरकार का दोष नहीं देना है, खुद के दोष देना है कि सरकार कर देता है, ये कर देता है, वो सब गलत बात है। हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे किताब में क्या दिया है, आदर्श जनसंख्या का मतलब किसी देश के साधन संसाधन वहां के आबादी के सापेक्ष होता है। मतलब आदर्श जनसंख्या ना सर, कि जितना वहां जरूरत है, जितना संसाधन है, साधन है, वहां के आबादी भी उतना ही होना चाहिए, उसे एक अनुकूल या तो फिर आदर्श जनसंख्या कहते हैं। अब हमारे यहाँ जितना चीज का जरूरत है उतना से ज्यादा रहेगा तो फिर पूरा कैसे होगा? 100 गो आदमी का जरूरत है और हम 200 आदमी जाएंगे तो 100 को काम मिलेगा ना भाई। तो सीधा सीधी बात है सर की साधन या संसाधन वहां के आबादी के साथे साथे रहना चाहिए, उसी के समान चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अब बस एक रोड पर चल रहे हैं और एक ही को बस है और बैठने वाले उसमें 4-5 बस के बराबर आदमी भीड़ लगा दे रहा है, तो ये तो फिर असंतुलित हो गया, पूरा मामला ही गड़बड़ा जाएगा। तो ऐसा चीज को हम लोग आदर्श जनसंख्या नहीं कहेंगे, अनुकूल जनसंख्या नहीं कहेंगे, ठीक है ना। तो आदर्श जनसंख्या मतलब कि सब सापेक्ष होना चाहिए, सब बराबर बराबर में चलना चाहिए, जितना चीज का जरूरत है उतना ही होना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना देश में दंगा होगा, ना ही कुछ होगा, ना ही नौकरी के लिए लड़ाई होगा, कोई चीज के लिए कुछ होगा ही नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि संतुलित लोग नहीं रखता है, दोष देता है दूसरा को, पैदा आप करते हैं, दोष देते हैं दूसरा को, तो ये गलत चीज है ना। जनाधिक की जनसंख्या, अब ये कैसा है, जन अधिक मतलब अधिक जनसंख्या हो रहा है सर। जब उपलब्ध संसाधन देश की जनसंख्या को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं तो इसे जनाधिक या तो फिर अत्यधिक जनसंख्या कहते हैं। और ये सिचुएशन भारत में बहुत ज्यादा है, औकात से ज्यादा हो गया है। और इसमें किसका योगदान है? सरकार के। सरकार बाल बच्चे पैदा कर रहा है, आदमी कर रहा है, तो दिक्कत किसका है भाई रे? आदमी कर रहे हैं तो समस्या आपको ही ना झेलना पड़ेगा। क्या कर रहा है वो? जितना हमको जरूरत है सर और से ज्यादा कर रहा है, जबकि ये गलत है सर। जब उपलब्ध संसाधन देश की जनसंख्या को संतुष्ट करे तो ठीक, और अगर संतुष्ट नहीं करे तो ठीक नहीं है भाई। वो संसाधन यहाँ पर कम है और आप जनसंख्या को काफी ज्यादा बढ़ा देंगे तो सभ्य को उस चीज का लाभ नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए। सरकारी लाभ भी होता है तो कुछ लिमिटेड होता है, जैसे कि बहुत जगह पर कुछ रूल्स लगा दिया गया है कि आपके घर में 2 बच्चा रहेगा तो राशन मिलेगा, 4 रहेगा तो नहीं। इन सभी चीजों पर हमको एक दो कहावत याद आ गया है जो कि नॉर्मली सरकार के द्वारा ही ये सब चलाया गया है, जहां तहां लिखा वो मिल जाता है कि ऐसे करके हम दो हमारे तो बाकी बच्चा फेंक दो, ऐसे करके कहावत एक है। मतलब कि आप 2 फैमिली मतलब बीवी मियाँ बीवी 2 बच्चा भी 2 रखिए, इतना ज्यादा मत रखिए। तो हम दो हमारे दो का मतलब यही था, जिससे लोग सतर्क हो जाएगा, आप कमाएंगे खिलाएंगे बाल बच्चा को अच्छा से पोस लेंगे। लेकिन अगर 2 आप हैं और 10 रखेंगे तो कैसे खिलाएंगे? एक आदमी बीमार पड़ेगा उसके ही इलाज में सब पैसा चला जाएगा, बाकी को कैसे देखेंगे? तो ये सब चीजें हैं। फिर और कहावत थोड़ा सा अपडेट हो गया, अब लिखा हुआ रहता है ने कि शेर का बच्चा एक ही अच्छा। मतलब समझ रहे हैं, आपको एक बच्चा ज्यादा पैदा नहीं करना है, क्योंकि ये कुछ ज्यादा करेंगे तो आप ढंग से उसको बढ़िया से देख रेख नहीं कर पाएंगे। इतना महंगाई के जमाना में आप 4 को पैदा करेंगे तो चारों का स्कूल भेजना, चारों को पढ़ाना, चारों को कामयाबी बनाना, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक करेंगे तो चारों के खर्चा आप एक ऊपर लगा देंगे और वो कामयाब हो जाएगा। लेकिन आदमी 4 को पैदा करते हैं, पूरा पढ़ा दे थोड़ा सा 5 तक, पूरा पढ़ा देते हैं 10 तक, और इस तरीके से पढ़ाता है तो कोई कामयाब नहीं होता है, सब फिर लेबर में ही खर्च रह जाता है। तो ये गलती आप में है तो आप अपने को सुधारिए ना, ठीक है ना। तो ये चीजें हमारे भारत में ये है, यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है। जनाधिक्य की समस्या से कई राष्ट्र संक्रमित है। एक राष्ट्र की बात नहीं है, बहुत सारा देश है जो कि इस चीज से पीड़ित है कि वहां जनसंख्या औकात से ज्यादा हो रहा है। परंतु अगर भारत की बात किया जाए तो ये जनाधिक्य के सबसे खतरनाक स्तर पर है, क्योंकि दुनिया में नंबर 1 पर भारत ही चल रहा है, जेकर जनसंख्या सबसे ज्यादा है। पहले शायद चीन था, फिर उसके बाद भारत आ गया। मतलब भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन, और जितना ज्यादा जनसंख्या बढ़ते जाएगा खतरनाक स्तर पहुंचते जाएगा। हम मानते हैं कि मानव संसाधन के लिए जनसंख्या सही है, ठीक है, हम अपना तरफ से सही है। जनसंख्या जितना होगा मानव संसाधन उतना निकलेगा, ठीक है ना, मानव संसाधन उतना मिलेगा। लेकिन आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि ओवरलोड ना हो जाए। लोड भरी, अब हवाई जहाज उड़ रहा है तो एक ही प्लेन में सभी को सवारी को ठूस ठूस के नहीं बैठा देंगे, जितना वो लोड सह सकता है मैक्सिमम उतना तक करना चाहिए, और से ज्यादा नहीं। तो हम मानते हैं सर कि जनसंख्या होने से मानव संसाधन निकलेगा,
लेकिन औकात से ज्यादा ये सही नहीं होना चाहिए। जितना हवाई जहाज में जगह है उतना लिमिटेड चीज होना चाहिए। थोड़ा सा ज्यादा कर रहे हैं तो मानव संसाधन बना के भी और बिगाड़ देंगे फिर, क्योंकि औकात से ज्यादा होगा तो क्रैश कर जाएगा। सीधी सीधी बात है, जो कि समस्या भी देखने को मिल रहा है। रोजगार नहीं मिलता है, दोष देता है सरकार, जो कि ये सरकार का कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद आगे देखिए, इसके बारे में अभी और बहुत सारा बातें लिखा हुआ है। अब अगर आजादी के समय के देखा जाए तो आजादी के समय में भारत की जनसंख्या था 33 करोड़, जो कि नॉर्मल ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं था, सब कुछ भरपूर मिल जाता था। कंपनी वाले लोग आ करके और लेके जाते थे कि हमारा जगह काम करो, मतलब उस टाइम में कमी था संसाधन का। तो मानते हैं सर कि मानव बढ़ाना थोड़ा सा जरूरी था, क्योंकि आदमी का जरूरत था, चलो बढ़ा दिए ठीक है। लेकिन अभी इतना बढ़ा दिए हैं कि भाई औकात से ज्यादा हो गया है, तो उतना भी नहीं, ठीक है ना। तो 33 करोड़ उस समय आजादी मतलब 1947 के बाद समझा जाए, 1947 मैंने लगभग समझ लो 1950 के आसपास के बात की घटना है ये, 1947-50 के आसपास की घटना है। 33 करोड़ जो कि तीव्र गति से बढ़ते हुए 2001 के जनगणना के अनुसार पता चला है कि 102 करोड़, समझ लो 102.70 लाख करोड़ में चला गया। मतलब समझ लो कि लगभग समझ लो अप्रोक्सीमेटली 103 करोड़ के आसपास। और अभी शायद 140-42 के ऐसे करके कुछ है, अभी शायद वर्तमान में शायद 142 के आसपास कुछ है ऐसे पूरे इंडिया में, जो कि सबसे नंबर 1 देश पे चल रहा है ये। इतना कोई भी देश में जनसंख्या ही नहीं है जितना इंडिया में है। लगभग अप्रोक्सीमेटली हमको जहां तक याद है कि 142 या 43 करोड़ के आसपास में होगा, मतलब 1 अरब 1.5 अरब के आसपास जाने वाला है। इतना जनसंख्या भारत में है, अब जगह ही कम पड़ रहा है रहने के लिए, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, हर जो चीज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जनसंख्या औकात से ज्यादा हो गया है। और जनसंख्या जब ज्यादा बढ़ेगा तो इसका काफी नुकसान भी देखने को मिलेगा। हम कहते हैं सर कि अगर संतुलित रहे तो सब ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा होता है तो नुकसान काफी, क्योंकि आज के जमाने में गाड़ी का लोग ज्यादा यूज कर रहा है, घर बनाने के लिए जगह चाहिए, और जमीनें इंडिया है भाई तो इंडिया थोड़ी बढ़ रहा है, इंडिया तो अपना स्ट्रक्चर उतना ही में रुकल है। अब आप जनसंख्या बढ़ा रहे तो आदमी को कहाँ जाएगा, फिर जगह रहने के लिए भी तो चाहिए, घर चाहिए। आदमी ज्यादा है, पेड़ उतना ही है, पेड़ भी नहीं लग रहा है, गाड़ी खरीद खरीद के माहौल को पूरा प्रदूषित करते जा रहे हैं, घर बना बना करके पूरा सगरों खाली पक्का का मकान हो गया है, पूरा गर्मी हीट ग्लोबल वार्मिंग पूरा बढ़ रहा है जनसंख्या की वजह से। इतना सारा प्रॉब्लम जनसंख्या के ज्यादा हो जाने से हो जाता है, और भी कई प्रॉब्लम हो जाता है। कमीन हम लोग को संतुलित में रहना चाहिए। हम लोग कभी कभी अगर अपना शरीर के बारे में सोचते हैं तो हम लोग को डॉक्टर क्या बोलता है कि संतुलित आहार लेना चाहिए। साइंस पढ़ेंगे तो उसमें भी बोला जाएगा कि संतुलित आहार लेना चाहिए। क्यों? संतुलित आहार से शरीर ठीक रहेगा। अगर हम संतुलित आहार नहीं लेते हैं, गड़बड़ा के जैसे तैसे खाना खाते हैं, तो शरीर में रोग आने लगता है। ठीक उसी तरीके से दुनिया में कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो, सबको संतुलन रखना पड़ेगा। अगर संतुलित ज्यादा होगा तो पूरा का पूरा उसका सिस्टम बिगड़ जाएगा, चाहे वो घर का ही स्थिति क्यों ना हो। अगर घर में भी संतुलित नहीं रखते हैं, आप सोचते हैं कि अरे एक बच्चा है, एक बच्चा और करेंगे, 2 बच्चा और करेंगे, तो जब आप बुढ़ाने लगेंगे ना और जब ताकत नहीं चलेगा तब आपको प्रॉब्लम लगेगा कि बच्चन को पोसना कैसे है, फिर आगे क्या करना है। और फिर वैसने वैसने बच्चन में से फिर कहेगा कि एगो को तो पढ़ा दिए, हम लोग नहीं पढ़ाए, फिर विवाद घर में ही छिड़ जाता है। आपको संतुलित रखना है कि हमको 1 बच्चा है या 2 बच्चा है, उसको हमको पूरा सबको बराबर देखना है। अभी तो घर में भी ऐसा हो जाता है कि यार बेटिया को छोटा टाउन नहीं पढ़ाए, वो बेटवा को पढ़ा देंगे, तो विवाद तो आप खुद क्रिएट कर देते हैं, तो फिर आपको ही इसका भुगतना पड़ेगा। तो ये सब चीजें जनसंख्या के ज्यादा यानी कि संतुलन को बिगड़ने से ये सब प्रॉब्लम आना निश्चित है, ये होगा ही होगा, कोई भी देश हो। और ये नॉर्मली याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है हाई स्कूल के। भारत की जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है। जनगणना मतलब सर कि लोगों को गिनती होना, जो कि हम लोग के लगभग आए थे फिलहाल ही में, काफी टाइम हो गया है, जो नकाब लगा के मुस्लिम आए थे लेडीज, हाँ, तो वो जनगणना ही कर रहे थे, मतलब लोगों को कि आपका घर में कितना फैमिलीज है, क्या करते हैं, कितना परिवार बना है। एक बार आए तो उस टाइम में हम लोग घर में शादी उदी नहीं होता, क्या रुपये भैया का शादी हुआ, बाल बच्चा हुआ, उसका लिखा के चला गया, मतलब जनसंख्या बढ़ गया। तो कुछ इस तरीका से है, तो ये चीज को ध्यान रखना। तो जनगणना मैंने सीधा सीधी कि जनसंख्या बढ़ना और उसको 10-10 साल पर काउंटिंग करना कि कितना जनसंख्या बढ़ा है और पिछला साल कितना था, और हमको कितना संसाधन को और जुगाड़ करना पड़ेगा हमारे देश में।
अगर खाना पीना की कमी हो रहा है तो हमारे राशन पानी जो भी मिलता है सरकारी से, हमको कितना और बढ़ाना पड़ेगा। इसका असर सरकार पर भी देखने को मिलता है। जब जनसंख्या ज्यादा बढ़ता है तो उसको राशन का व्यवस्था भी करना पड़ता है उतना ही ज्यादा, क्योंकि सबको राशन कार्ड पर जो राशन मिलता है वो फैमिलीज के अनुसार से ज्यादा रहेगा तो सरकार को ज्यादा ला कर रखना पड़ेगा। अपना देश में मिल जाए तो ठीक है, कुछ चीजें अपना देश में नहीं मिलेगा तो उसको दूसरा जगह से मंगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से कई समस्याएं देखने को मिलता है, हर एक पर नहीं बल्कि सभी पर लोड हो जाता है, फैमिली पर भी, राज्य पर भी, सरकार पर भी, भारत सरकार पर भी, हर एक जगह पर इसका लोड हो जाता है। तो ये चीजें है। ये नॉर्मली हम लोग यहाँ नॉर्मल ऊपर ऊपर जाना, जनसंख्या मतलब भारत हो बिहार हो जो भी हो, ठीक है ना, ये नॉर्मल जनसंख्या की बात हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर में भारत के बारे में बात हुआ है, और ये आदर्श वगैरह तो हर एक सिस्टम में चलता है। लेकिन चूंकि हम लोग बिहार में रहते हैं और बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं, तो हम पहले भी बताए थे कि एनसीईआरटी में ऑल ओवर इंडिया की बात करेगा, लेकिन जैसा ही हम लोग एससीईआरटी में शिफ्ट हो जाएंगे तो अपना अपना राज्य की बात करेगा। तो इस बुक में इतना ही मेन चीज पढ़ाना था, लेकिन चूंकि हम लोग बिहार में हैं तो अब यहाँ से यही चैप्टर में बिहार के बारे में स्पेशल बात करेंगे। तो यहाँ से एक टॉपिक ही निकाल दिया है, बिहार जनसंख्या और उसके विभिन्न अवयव। मतलब सर कि अब भारत के बारे में बात नहीं करेंगे, अब बात करेंगे कि बिहार में क्या जनसंख्या है। हम लोग बिहार में रहते हैं तो बिहार की जनसंख्या क्या है, और विभिन्न अवयव कहने का मतलब है कि यहाँ पर कितना लड़की है, कितना लड़का है, कितना जन्म लेता है, कितना मरता है, कितना पढ़ता है, कितना नहीं पढ़ता है। ये सारा का सारा बातें इसी चीज में हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें 2001 के जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो हमारा बिहार का जनसंख्या ऑलमोस्ट 8.28 करोड़ था, और अभी शायद लगभग 13 करोड़ के आसपास होगा, 13-14 के आसपास, शायद हमको याद है थोड़ा थोड़ा 13-14 के आसपास में होगा। तो ये 2001 जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या इतना था, ठीक है ना। यहाँ पर आप बोल सकते हैं कायदा है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 8 करोड़ 28 लाख कायदा है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 8 करोड़ 28 लाख 78,796। ये 2001 जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या है, लेकिन अभी इससे भी डबल होने वाला है। मतलब डबल से थोड़ा पीछे ही है, लेकिन डबल के बराबर में जा रहा है, जो कि भारत के कुल जनसंख्या का लगभग 8% से बोला जाता है। 8.07% में अकेले ही 8% रख ले है अप्रोक्सीमेटली। 8-9% जो भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, तो 8-9% के आसपास में बिहार खुद रख ले पूरा टोटली इंडिया का जनसंख्या अपने अंदर में। जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए सर, तो नंबर 1 पर कौन है सर? उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है, कि जनसंख्या के दृष्टि से निम्न में से कौन नंबर 1 पर है, कहाँ का जनसंख्या ज्यादा है? तो उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश नंबर 1, महाराष्ट्र दूसरा पर, और बिहार तीसरा पर, ठीक है, बिहार तीसरा नंबर पर है, ठीक। नंबर 1 जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है, दूसरा में महाराष्ट्र का, और तीसरा में बिहार का, ठीक है ना। लेकिन अगर पहले की बात देखा जाए तो 1991 में बिहार जब अलग नहीं हुआ था, झारखंड से टूटा नहीं था, तो टोटली झारखंड का और बिहार का कैलकुलेट करके गिनती किया जाता था, तो ऑलमोस्ट उस टाइम में ये दूसरा नंबर पे आ जाता था, क्योंकि उसमें झारखंड का भी जनसंख्या, बिहार का, दोनों सब साथ था, तो उस समय के हिसाब से इसका जनसंख्या काफी ज्यादा हो रहा था, ठीक है ना। अविभाजित बिहार की जनसंख्या भारत का कुल जनसंख्या के 10% था उस समय में, 10%, जो कि अभी कितना है सर? 8% नजर आ रहा है, लेकिन उस समय में 10% से भी अधिक था, जो कि उत्तर प्रदेश के बाद बिहार ही आता था दूसरा नंबर पर। लेकिन अभी बिहार तीसरा नंबर पर आता है, क्योंकि ये टूट गया है, झारखंड अलग है, बिहार अलग है, तो उसके जगह पर भी महाराष्ट्र ले लिया अपना एरिया दूसरा नंबर पर, जो कि बड़ा राज्य था उस समय में। और झारखंड राज्य के बन जाने के उपरांत विभाजित बिहार की जनसंख्या में कमी आया। मतलब सीधा सीधी है कि बिहार के जनसंख्या में कमी आने का कारण क्या है सर? तो झारखंड राज्य को टूट जाना या उसको अलग हो जाना। आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, अभी गांव में देखते हैं या किसी का भी घर में फैमिलीज अलग होने लगते हैं, तो क्यों? चाहे तो आप ज्यादा पैसा कमाने लगे हैं, सीधा सीधे हमको जहां तक समझ है कि झारखंड के पास में कोयला का संसाधन है, बिहार के पास में कुछ नहीं है। जब आदमी अमीर होने लगता है तो अलग होना चाहता है कि हम कमा के रख ले, हम नहीं किलो कमा के हम अलगे रहो। ऐसा ही होता है। चूल्हा की कब जलता है? जब बेटा के शादी कर देते हैं, वो अच्छा खासा कमाने लग जाता है, तो कहता नहीं कि अब हम नहीं रहो साथ।
आज यही तक पप्पा कमैया पर रहेगा तो यही तक सब साथ चलेगा। बाबूजी के पेंशन मिल रहा है तो चलेगा साथ में, अलग होगा बाबूजी के पेंशन बंद, हम कमाते अब हम अलग रहेंगे, ऐसा होता है। सीधा सीधी कहने का मतलब है कि जब आदमी थोड़ा सा ज्यादा अपने आप को पावरफुल समझता है तो कहता है कि हम अलगे रहना पसंद करते हैं। ये नॉर्मल बात है, सब घर में होता है ऐसे, देश हो राज्य हो सब जगह ऐसा ही होता है। जो पावरफुल रहता है वो कहता है तुम साइड रहो हम साइड रहेंगे, अपना अपना देखो, ठीक है ना, ऐसा होता है ना घर में। क्या पता, क्वेश्चन देखो, ठीक है। इसके बाद में हम लोग को ये चीजें बताना था, हम भूल ही गए थे, यहाँ पे अचानक से याद आ गया। यहाँ पर हम लिखे थे ना, इसे सारणी में देखा जा सकता है, मतलब किसको सर, तो हमारे यहाँ भारत की जो जनसंख्या है कितना कब बढ़ा है उसके बारे में हम बताना कैसे भूल सकते हैं यार, भूल गए ना अचानक से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि प्रत्येक 10 वर्ष पर जो जनसंख्या इसका जनगणना किया जा रहा है, तो एक सारणी के माध्यम से कि कितना इसमें वृद्धि हुआ है, कितना कितना 10 साल पर कितना कितना बढ़ोतरी हुआ है। तो यहाँ पर ये पेज नंबर आप लोग 34 निकाल लीजिए और देख लीजिए यहाँ पे भारत की जनसंख्या, और यहाँ पर 1901 से लेकर के 2001 तक का सफर किया गया है। अगर इसमें देखा जाए जनगणना का टाइमिंग में 1901 में, हम नॉर्मली शॉर्ट में बता रहे हैं, तुम लोग अच्छा से पढ़ लेना इसको, ठीक है ना। 1901 में बात किया जाए सर तो मान लीजिए लगभग में 23-24 करोड़ मान लीजिए, ठीक है ना, लगभग में 24 करोड़ के आसपास जनसंख्या था 1901 के बाद में, और वही 2001 में 102 हुआ है। कितना जल्दी फास्टली ग्रो किया है देख सकते हो तुम, बहुत ज्यादा फास्टली किया है, मतलब कि लगभग अप्रोक्सीमेटली 100 साल में 1901 और यहाँ पर 2001, 100 साल में 100 पार कर दिया। मतलब कि अप्रोक्सीमेटली अगर लग रहा है देखने में तो 80 लाख के आसपास में संख्या बढ़ रहा है इस टाइप्स में, अगर इसका अप्रोक्स निकाला जाए तो, क्योंकि 102 हुआ है वहां पर 23-24 के आसपास में, 22-23, तो 20 के लमसम में बढ़ रहा है, मतलब 20 कम करके उतना के रफ्तार से बढ़ रहा है, और यहाँ पर 102 करोड़ के आसपास में है, जबकि वहां 23 करोड़ ही था। 100 साल में 100 पार कर दिया, जो कि काफी तेजी रफ्तार से बढ़ा है। और दशक में परिवर्तन कितना कितना हुआ हर 10 साल में सर, 0.24% बढ़ा है, और यहाँ पर डायरेक्टली 18% 2001 में, एकदम 18% एकदम अचानक से बढ़ गया। जो कि बीच में भी बढ़ा है वो पढ़ लेना देख लेना, ठीक है ना। दशक में वृद्धि की तरफ वृद्धि हुआ था सर, यहाँ पर वहां पर कोई खास वृद्धि नहीं नजर आया, लेकिन 1911 में वृद्धि नजर आया 5% के हिसाब से, और यहाँ पर 21.30 के हिसाब से नजर आने लगा। यही चीज को यहाँ पर चार्ट के माध्यम से भी दिखाया गया है कि आप देख सकते हैं सर कि 1901 में कितना छोटा था, ये लाइनिंग के माध्यम से, और वही 2001 में कितना बड़ा हो गया, मतलब कि छोटा जनसंख्या अब यहाँ पर इतना बड़ा जनसंख्या, बहुत ज्यादा जनसंख्या ऊपर चला गया है। और इसमें आप देख सकते हैं सर कि देश की कुल जनसंख्या में राज्यों की भागीदारी, कि कौन सा राज्य में कितना कितना जनसंख्या है हमारे पास में। तो यहाँ से देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर 16.17% है, महाराष्ट्र में 9.42% है, बिहार में 8.07% है, पश्चिम बंगाल में 7.18% मतलब 18%। इस तरीके से पूरा परसेंटेज आप देख सकते हैं। और तो नया किताब होगा इसीलिए, ठीक है ना, ये पुराना वाला किताब है। कोई कोई किताब में ये अंक चेंज हो सकता है, क्योंकि नया नया जब अपडेट होता है ना तो नया नया छपा जाता है, ठीक है ना, तो जिसके वजह से ये चेंज हो सकता है, क्योंकि हमेशा किताब भी अपडेट करता है, 5-6-7 साल पे अपडेट करते रहता है, ठीक है। तो ये जो ओवरऑल बताया जा रहा है वो कब का बात बताया जा रहा है सर कि 2001 में टोटली कितना हुआ है जनसंख्या, जो कि टोटली 102 करोड़ के बात कर रहा है, यानी कि 1 अरब 2 करोड़ के आसपास में, ठीक है ना। ये टोटली जनसंख्या, इसको आप पढ़ सकते हैं अच्छा से कि कौन सा राज्य का कितना योगदान है टोटली पूरा भारत के जनसंख्या में, किसका सबसे ज्यादा किसका कम। तो सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र नजर आ रहा है, उत्तर प्रदेश सबसे आगे नंबर 1 पर नजर आ रहा है, और सबसे पीछे से यहाँ पर चला गया सर अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वगैरह मिला जुला कर कुछ हो रहा है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश का ही है, ठीक है ना, इसको समझ लेंगे। अब स्पेशली बिहार के जनसंख्या के बारे में बात करेंगे कि बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, कौन सा जिला में कितना ज्यादा बढ़ रहा है, कौन सा जिला में सबसे कम जनसंख्या है, इसके बारे में। अगर 1991 से 2001 के बात किया जाए, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 साल के बात किया जाए, तो उस समय में बिहार की जनसंख्या का वृद्धि दर था 28.43, 28 मानिए 28% के आसपास में, ठीक है ना, 28.5 मान लीजिए, 28 मान लीजिए,
प्रतिशत में था, जो कि भारत के वृद्धि दर के हिसाब से 21.24% से अधिक है। किसी किसी में किताब में ये क्या करेगा, प्रतिशत के पॉइंट के बाद वाला अंक में डिफरेंट लिखा हुआ हो सकता है, इसीलिए हम लोग मोटा मोटी 21% को समझेंगे। ठीक है, तो इस चीज पर ध्यान देना। मतलब सोच के देखिए, 1991 से 2001 के बात किया जाए तो जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 28.5%। अगर भारत की जनसंख्या की बात किया जाए तो उसमें ये 21% से भी अधिक है इसका योगदान सिर्फ। अगर 1991 से 2001 के दशक में राज्य की बात किया जाए तो राज्य के 22 जिला का जनसंख्या वृद्धि दर बिहार के औसत जनसंख्या वृद्धि दर में 28.4% से अधिक रहा है। मतलब कि ये जो बात यहाँ पर बोला गया है वो बात बोला गया है 22 जिलों की जनसंख्या वृद्धि दर के हिसाब से जोड़ करके, कि बिहार के अंदर में अगर देखा जाए 22 जिला, तो 22 जिला मिला करके 28% अकेले हो जा रहा है जनसंख्या ओवरऑल पूरा राज्य में। और इसमें नया जिला जो है शिवहर का स्थान सबसे आगे है। शिवहर काफी तेजी से नया नया जिला बना है और काफी तेजी से जनसंख्या बढ़ा रहा है, जिसका सर्वप्रथम स्थान है। तो ये ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है, बिहार के कौन सा जिला नया है, तो शिवहर। बिहार के किस जिले में तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है, जो पहले नंबर पर है वो है शिवहर, जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर 36.16% थी। मतलब कि 36% के हिसाब से ये बढ़ रहा है। और अगर नालंदा की बात की जाए, जो कि सबसे कम पर है, अभी 18.64% था उस समय की बात बोला जा रहा है, 2001 के आसपास में, 1991 से 2001 तक के बात किया जा रहा है, जो कि सबसे कम है। मतलब देख के हमको ये समझ में आ रहा है कि नालंदा धीरे धीरे वृद्धि कर रहा है और शिवहर काफी फास्टली वृद्धि किया जनसंख्या को। अगर यहाँ पर देखा जाए राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या एवं सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, तो आप लोग निकाल लीजिए पेज नंबर 36 और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास बोला गया है कि राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन कौन है और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन कौन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अवरोही क्रम में लिखा हुआ है, मतलब कि सर घटते क्रम में, आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में। तो हमको देखना है सबसे पहले हेडिंग में राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले जो सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा कहाँ है सर, पटना में है। इकाई दहाई से अगला 1000 10,000 लाख 10 लाख, मतलब पटना में 47,09,851। पूर्वी चंपारण में सर 39,33,636। मुजफ्फरपुर में 37,43,836। मधुबनी में 35,70,651 और गया में 34,64,983। इतना जनसंख्या, जो कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला ये पांचवा है। मतलब हाईएस्ट पे रखा गया है, लेकिन हाईएस्ट पे नंबर 1 पे पटना है अपना खुद का। और हमको भी ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जो भी राजधानी होता है वहां पर बहुत ज्यादा ही जनसंख्या होता है, चाहे तो आप कैसे करके भी गिनती करेंगे तो वहां पर ज्यादातर जनसंख्या आ ही जाता है, क्योंकि वहां पर हर एक चीज का व्यवस्था ज्यादातर होता है और इसलिए लोग ज्यादा व्यवस्था के आराम के चक्कर में वहां पहुंच जाते हैं। ये मेरा थॉट है। और वहीं सबसे कम जनसंख्या वाला सर, जो कि नंबर 1 पे सबसे कम के अगर देखा जाए, बढ़ाया तो जनसंख्या ज्यादा लेकिन कम अभी भी है वहां पे। राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाले 5 जिला है, ये शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया। यहाँ पर बारी बारी से है। तो शिवहर में सर 5,14,288। अब यहाँ पर कम बोला गया सर, और यहाँ पर लिखा है कि वृद्धि, मतलब कि वृद्धि उस समय में बहुत ज्यादा क्या है वो लिखा हुआ है, लेकिन अभी भी सबसे कम ही जनसंख्या है। लेकिन वृद्धि की दृष्टि से सबसे आगे था कि फास्ट बढ़ा, लेकिन फिर भी इन लोग का मुकाबला नहीं कर पाया, लेकिन बढ़ा और नया नया जिला बना था उस टाइम में। तो यहाँ पर है सर सब, जो कि नॉर्मली देख सकते हैं यहाँ पे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे, जो कि ये पांचों है खगड़िया तक में नॉर्मल कम वाले, जो कि हाईएस्ट है खगड़िया में, लेकिन सबसे कम में सर शिवहर में है और सबसे हाईएस्ट पटना में है। ये नॉर्मल सा चीज है।
यही चीज यहाँ पर देखिए, बिहार में जनसंख्या वृद्धि के अनुसार 5 सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले, मतलब जो कि बढ़ोतरी कर रहा है सर। ये तो टोटल जनसंख्या की बात कर रहा है कि अगर टोटल जनसंख्या करके देखेंगे तो कितना था, तो इसमें पता चला। लेकिन इसमें बता रहा है कि जनसंख्या कितना वृद्धि कर रहा है रफ्तार से, और कौन सबसे पहले रफ्तार पर वृद्धि कर रहा है, उसके बारे में ये देखिए। पेज नंबर 37 में देखिए, यहाँ पर भी वही है, अवरोही क्रम में, मतलब यहाँ पर घटते क्रम में परसेंटेज में दिखा दिया, आरोही क्रम में यहाँ पे बढ़ते क्रम में दिखाया है। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिले, जो सबसे ज्यादा जनसंख्या को बढ़ा रहा है, शिवहर नंबर 1 पर ही आगे। जैसे कि यहाँ पर समझाया गया था कि शिवहर फास्टली ग्रो कर रहा है, जनसंख्या को बढ़ा रहा है, लेकिन ज्यादा जनसंख्या नहीं है, लेकिन बढ़ने के मामले में ज्यादा है वो। शिवहर 36.16%, पूर्णिया 35.23%, नवादा 33.03%, सहरसा 33.03। ये दोनों, नवादा और सहरसा दोनों लगभग साथ ही चल रहा है। जमुई 32.90%। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हो सकता है कि अभी के हिसाब में किसी किसी के बुक में लिखा हुआ हो और उसमें थोड़ा बहुत परसेंटेज ऊपर नीचे हो गए, या तो नाम भी ऊपर नीचे आया गया होगा और डिफरेंट हुआ होगा समय के अनुसार में। हो सकता है किसी किसी किताब में 2001 के बाद वाला दिया गया हो, या तो हो सकता है कि काउंटिंग में कहीं पर मिसमैच हो गया हो, तो ये देख लेना। लेकिन ऑलमोस्ट सब उस समय के हिसाब से यही है। राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाला, जो कि सबसे कम वृद्धि कर रहा था, वो है नालंदा, जो कि शुरू ही देख लिया यहाँ पे लास्ट में कि नालंदा सर बहुत पीछे है, तो नालंदा कम जनसंख्या बढ़ा रहा है। मुंगेर, फिर उसके बाद में फिर लखीसराय है, फिर बांका है, फिर भोजपुर है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट ये सब जो है कि कम जनसंख्या बढ़ा रहा है, और इधर में शिवहर सब बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर ये हो गया मेरे पास में। उसके बाद आगे वाला जो टॉपिक है हमारा, वो है जनसंख्या घनत्व। ये जनसंख्या घनत्व क्या है, इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है हाई स्कूल में। जनसंख्या घनत्व मतलब क्या सर, कि प्रति किलोमीटर में कितना लोग रहना, यही जनसंख्या घनत्व है। सपोज दैट 1 किलोमीटर एरिया के अंदर में कितना आदमी है, उसको हम लोग बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। 1 किलोमीटर में कोई कोई जगह पर 300 आदमी होगा, कहीं कहीं पर 400 आदमी होगा, कहीं कहीं पर 1000 आदमी होगा, कहीं 1400-1500 आदमी हो सकता है। तो 1 किलो एरिया मतलब कि हमारे यहाँ से बाजार तक, क्वार्टर तक, डंगरा तक, ये सब पूरा 1 किलोमीटर में है। तो इधर से लेकर के पूरा अगर राउंड से करें, पूरा आहरा लेकर के साइड में, तो कितना आदमी है इसमें, 300 लोग बसता है, 500 लोग बसता है, या 1000 लोग बसता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये जनसंख्या घनत्व है। तो इस एरिया में कितना लोग हैं, उसी को हम लोग जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य है कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या से है। मतलब इसको डिफिनेशन हम कैसे बोल सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, या आपने चेंज करके, कि प्रति किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्ति के जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मतलब हर एक किलोमीटर पर कितना कितना व्यक्ति है, वही जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, अगर 2001 के जनगणना देखा जाए तो उसके अनुसार बिहार के जनसंख्या घनत्व था 880 प्रति वर्ग किलोमीटर। ये एग्जाम में पूछता है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, 2001 जनगणना के अनुसार बिहार के जनसंख्या घनत्व था 880 प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब कि 1 किलोमीटर पर 880 लोग मिल जाता था। मतलब यहाँ से क्वार्टर तक पहुंचते पहुंचते, मार्केट तक पहुंचते पहुंचते 880 लोग मिलना तय है 1 किलोमीटर में। जबकि 1991 में देखा जाए तो 685 प्रति वर्ग किलोमीटर था। मतलब कि सर पहले कम था, और वही 2001 में 10 साल में और बढ़ गया। मतलब जनसंख्या बढ़ गया और किलोमीटर में और ज्यादा लोग मिलने लगा। इससे ये चीज समझ में आ रहा है। बिहार राज्य में 5 सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, ये कौन कौन सा जिला है, जरा यहाँ देख लीजिए, पेज नंबर 37 में। यहाँ पर देखिए, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर वाले 5 जिला कौन कौन सा है, जहाँ पर कितना व्यक्ति है, जो कि सबसे ज्यादा में। तो पटना नंबर 1 पर ऐसे भी रहता है सर। पटना में 1471 व्यक्ति रहेगा 1 किलोमीटर पर। यहाँ से डंगरा इतना जा रहे हैं सर, तो 1471 मतलब लगभग 1500 व्यक्ति मिल जाएगा उतनी दूर में। दरभंगा सर 1442 व्यक्ति, वैशाली में 1332 व्यक्ति,
सारण में 1231 व्यक्ति, बेगूसराय में 1222 व्यक्ति। ये हाईएस्टली है जो कि प्रति वर्ग किलोमीटर में मिल रहा है, यानी कि ये जनसंख्या घनत्व है इतना जो हाईएस्टली है। और सबसे कम कहाँ है? कैमूर में जो कि 382 व्यक्ति, जमुई में 451 व्यक्ति, बांका में 533 व्यक्ति, पश्चिम चंपारण में 582 व्यक्ति, औरंगाबाद में 607 व्यक्ति। इतना व्यक्ति है जो कि समय समय के अनुसार में मिल रहा है और वहां के हिसाब से कहीं कम है तो कहीं पर ज्यादा है। हाईएस्टली 5 के कम को रखा गया है और 5 के ज्यादा को रखा गया है। तो इससे हमको पता चल रहा है कि कौन सा क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा है। जिस क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा है, इससे ये पता चलता है कि वहां पर संसाधन की व्यवस्था अच्छा है, क्योंकि जहाँ संसाधन ज्यादा अच्छा रहेगा लोग वहीं जाना पसंद करता है, जहाँ संसाधन नहीं है वहां लोग जाना नहीं पसंद करता है। तो यहाँ तक हो गया जनसंख्या घनत्व। अभी बिहार में अभी और बहुत सारी चीजें पढ़ना है। तो बिहार में लिंग अनुपात पढ़ेंगे, फिर साक्षरता दर पढ़ेंगे कि बिहार में कितना लोग पढ़े लिखे हैं कितना नहीं है। ये सब चीजों का भी पढ़ना बाकी है। ठीक।